लगभग शाम के 7:30 का वक्त था। अच्छा खासा अंधेरा होने लगा था। यह उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने पहले ही मशाल जला दी थी। सुनसान जंगल में झिंगूर की आवाज के अलावा, उनके चलने से हिलने वाले सूखे पत्तों की आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। क्योंकि बूढ़े बाबा को थोड़ी चोट भी लग गई थी, इसलिए उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। उन्हें अचानक कहीं से बंदरों के लड़ने की आवाज सुनाई दी और वो पेड़ जिस पर बंदर बैठे थे जोर से हिलने लगा। हमें सीधे चलते जाना चाहिए, इधर उधर ध्यान देने से हमारा वक्त बर्बाद होगा। जहां एक तरफ वे लोग सोच रहे थे कि उनके उस फूल के रस पिलाने से सिद्धार्थ ठीक हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा अब पहले से ज्यादा सफेद दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों के पास काले गड्ढे हो रहे थे और उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगी थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। गौरी की तरह आखिर कोई भी पूरा वक्त उसके पास थोड़ी ही बैठा रह सकता था। मिस्टर बजाज अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ये क्या, सिद्धार्थ धीरे धीरे किसी पिशाच की तरह दिखाई देने लगा था। तो क्या उन पिशाचों का असर बढ़ने लगा था? आगे बढ़ते हुए उन्हें अंधेरे में किसी जंगली जानवर की खतरनाक आंखें चमकती हुई दिखाई दी। इस बार वे गलती नहीं कर रहे थे। सचमुच एक जानवर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। इससे पहले कि वो सियार उन लोगों पर हमला करता, बूढ़े बाबा ने उस तरफ मशाल घुमाई और वो भाग गया। उधर सिद्धार्थ को देखने के लिए जब मिस्टर बजाज उसके कमरे में दोबारा पहुंचे तो वो घबरा कर ही बेहोश हो गए। रात के बढ़ने के साथ ही सिद्धार्थ और भी खूंखार दिखाई देने लगा था। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत लगाकर वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्हें उस घने जंगल में आखिरकार थोड़ी उम्मीद उस वक्त नजर आने लगी जब उन्हें कुछ नागफनी के पौधे दिखाई देने लगे। उधर सिद्धार्थ को देखने के लिए जब मिस्टर बजाज उसके कमरे में दोबारा पहुंचे तो वो घबराकर ही बेहोश हो गए। रात के बढ़ने के साथ ही सिद्धार्थ और भी खूंखार दिखने लगा था। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत लगाकर वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्हें उस घने जंगल में आखिरकार थोड़ी उम्मीद उस वक्त नजर आने लगी जब उन्हें कुछ नागफनी के पौधे दिखाई देने लगे। लेकिन बाबा इस बात को जानते थे कि उन्हें जिस नागफनी के फूल की तलाश थी वो कोई आम फूल नहीं था। जब पूर्णमासी का चांद सिर के ऊपर होगा तभी उस नागफनी के वो फूल चमकने वाले थे। बस कुछ ही देर की बात थी। इतनी दूर तक जंगल में आने में उन्हें इतना वक्त लगा था कि रात के 12 बजने को थे। सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। चांद एकदम सिर पर चमकने लगा था और उन्होंने देखा कि वो फूल चमकने लगा था। बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा कि वे उस फूल को तोड़ने जाएंगे क्योंकि वहां गौरी को खतरा हो सकता था। लड़खड़ाते हुए कदमों से उन्होंने फूल की तरफ अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक वहां वो कुछ ज्यादा ही लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। गौरी ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और वो खुद उस पौधे की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाबा, यहाँ दलदल है, मैं फंस रही हूँ, जल्दी से पेड़ से रस्सी बांधकर मेरे पास फेंक दीजिए, जल्दी कीजिए बाबा, जल्दी, मैं ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, गौरी ने चीखते हुए कहा। बाबा ने देर नहीं की, जल्दी ही रस्सी को एक पेड़ से बांधकर उस रस्सी को गौरी के पास फेंक दिया। चांद की वजह से वहां काफी रोशनी हो गई थी और गौरी ने झटपट उस रस्सी को थाम लिया। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे मशक्कत करते हुए उस रस्सी सहित गौरी को बाहर निकाल लिया। वो दलदल ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि उसे एक बड़ा गड्ढा कहा जा सकता था, लेकिन अब गौरी उसके बाहर निकल चुकी थी। गौरी उस दलदल से बाहर तो निकल गई, लेकिन उसकी स्किन पर दलदल का कीचड़ लगा हुआ था और इस वजह से उसे थोड़ी खुजली होने लगी थी। खैर जो भी हो, गौरी को खुजली की बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी और अब की बार उस कीचड़ वाले गड्ढे को ठीक तरह से समझने के बाद बगल से निकलकर वो उस फूल तक पहुंच गई। बिना वक्त बर्बाद किए उसने उस फूल को तोड़ लिया और बूढ़े बाबा को लाकर दे दिया। बाबा ने फूल को अपने पास संभाल कर रखा और फिर दोनों संभलते हुए चलकर वापस गेस्ट हाउस तक पहुंच गए। लेकिन जब गेस्ट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के दरवाजे के सामने बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें ऐसा पड़ा देखकर तो गौरी और बूढ़े बाबा के होश उड़ गए। दयाल ने भी उन्हें नहीं देखा था, वो तो अपने कमरे में सोया हुआ था। गौरी ने फटाफट एक गिलास में पानी लिया और मिस्टर बजाज के मुंह पर पानी छिड़क दिया। पानी का छिड़काव होते ही मिस्टर बजाज की आंखें खुली और वे हैरान परेशान नजरों से गौरी को देखते हुए कहने लगे, गौरी, सिद्धार्थ,
वो सिद्धार्थ की हालत। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि गौरी दौड़कर कमरे के बाहर गई, लेकिन जब तक वहां पर गई तो सिद्धार्थ पहले ही की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो इस वक्त तो अपने हाथ पैर भी हिला रहा था। इसका मतलब तो ये था कि सिद्धार्थ अब होश में आने वाला था। इससे पहले कि रात बीत जाए, सिद्धार्थ को उस फूल का रस पिलाना जरूरी था। डैडी, सिद्धार्थ को क्या हुआ था? आप कुछ कहते क्यों नहीं? गौरी ने बेचैन होते हुए पूछा। जब गौरी मिस्टर बजाज से ये सब कुछ पूछ रही थी, उसी दौरान बूढ़े बाबा सिद्धार्थ के लिए फूल का रस निकाल रहे थे। गौरी, दरअसल मुझे लगता है सिद्धार्थ वो एक पिशाच बन गया है। गौरी ने जब अपने डैडी की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जीते जी कोई इंसान पिशाच कैसे बन सकता है? जब गौरी ने अपने डैडी से ये सवाल किया, उस वक्त बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। हालांकि मैं जब तक खुद सिद्धार्थ को नहीं देख लेता तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो हम सबकी जान बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को चम्मच से वो रस पिलाया तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे किस बात का गुस्सा था? उसने आंख तो खोली पर किसी से कुछ भी नहीं कहा। खैर, अभी अभी उसे फूल का रस पिलाया गया था। वो उसकी बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए था। उसका सिद्धार्थ के शरीर पर जो असर होने वाला था, उसे देखने में कम से कम 1 घंटे का तो वक्त लगने ही वाला था। रात लगभग बीतने को थी। सुबह के 4 बजने को थे। उन सब लोगों ने फैसला किया कि अच्छा होगा कि वो लोग सो जाए और सिद्धार्थ को भी अपने कमरे में आराम करने दें। मिस्टर बजाज ने गौरी को समझाया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी दवाई को अपना असर दिखाने में वक्त तो लगता ही है। गौरी भी अपने डैडी की बात मानकर सोने चली गई। जहां एक तरफ ये सभी लोग सिद्धार्थ की हालत सुधरने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एक दूसरा झटका इन सब का इंतजार कर रहा था। वीरानगढ़ में चीजें इतनी आसानी से सुलझ जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। जब गौरी की नींद खुली तो उसने अपने डैडी को भी जगाया और वो लोग एक बार फिर सिद्धार्थ को देखने के लिए उसके कमरे में गए। वे लोग इस बात को देखकर हैरान हो गए थे कि सिद्धार्थ तो बिल्कुल पहले की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पहले की तरह रौनक दिखाई दे रही थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि सिद्धार्थ ठीक हो गया था? अभी भी वो सोया हुआ था। किसी ने उसे जगाया नहीं और बाकी सब लोगों ने अपना चाय नाश्ता किया और वे लोग दोबारा सिद्धार्थ के कमरे में जाने ही वाले थे। तभी अचानक गांव से 2 लोग सिद्धार्थ से मिलने के लिए आए। ऐसा क्या हुआ था जो गांव वालों को सुबह सुबह सिद्धार्थ से मिलने की जरूरत पड़ गई थी? उन गांव वालों ने बताया कि गांव में मुखिया जी के घर से 2 घर छोड़कर एक खाली मकान को किसी ने रात में आग लगा दी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सिद्धार्थ को वहां से जाते देखा था। गेस्ट हाउस के सभी लोग गांव वालों की ये बात सुनकर हैरान थे। क्या इन गांव वालों का कोई ईमान धर्म नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था जो लड़का उन लोगों के लिए हरदम अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा था, वैसी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? बूढ़े बाबा ने उन लोगों से कहा कि सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो कमरे में आराम कर रहा था। फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी के घर में आग लगा दे? वैसे भी सिद्धार्थ एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का था। उसे भला ऐसी बेवकूफी करने से क्या मिलने वाला था? जब बूढ़े बाबा ने उन्हें ये सारी बात समझा दी तो वो दोनों गांव वाले काफी हद तक बूढ़े बाबा की बात से सहमत नजर आने लगे। उन्होंने और ज्यादा बातें नहीं की और वे लोग वापस लौट गए। हालांकि वे लोग जानते थे कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन गौरी को सिद्धार्थ कुछ बदला बदला लग रहा था। तो उसने अपने डैडी से पूछा, क्या डैडी आपको भी लगता है कि यह हरकत सिद्धार्थ की हो सकती है? यह कहकर वो अपने डैडी के एक्सप्रेशन को देखने लगी। मिस्टर बजाज थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिद्धार्थ और उसकी फैमिली को काफी अरसे से जानता हूँ। वे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, आप वैसे सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ अभी ठीक नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि शायद उसी ने ये सब कुछ किया हो। जब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे, उसी बीच सिद्धार्थ नींद से जागा और उन लोगों के पास आ गया। अरे अंकल, ये क्या? मैं इतनी देर तक सोते रहा, आप लोगों में से किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ को ऐसे इतनी जल्दी फिर से नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहें तो क्या कहें।
वो तुम, इससे पहले कि मिस्टर बजाज अपने दिल की बात कह पाते, बूढ़े बाबा ने उन्हें टेबल के नीचे से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा। तो क्या वो सिद्धार्थ से असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या फूल के जादुई असर से सिद्धार्थ ठीक हो गया था? क्या गांव वाले जो इल्जाम सिद्धार्थ पर लगा रहे थे उसमें सच्चाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए हमने तुम्हें सोने दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर फ्रेश हो जाओ और चाय नाश्ता कर लो, फिर हम बात करते हैं, बूढ़े बाबा ने जवाब दिया। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाला था। तुम्हें इतनी गहरी नींद लगी थी कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, मिस्टर बजाज ने कहा। वे लोग नहीं चाहते थे कि अभी अभी सिद्धार्थ, जो थोड़ा ठीक हुआ था, उसे फिर से कोई ऐसी वैसी बात याद दिलाकर उसे टेंशन दे। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि सानिया, शिखर और उसकी मां कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो इस बारे में वो क्या कहते? उनके पास जवाब ही नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग सिद्धार्थ से सच कैसे कहे। वे लोग सच्चाई इसीलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि अगर सिद्धार्थ को यह पता चल जाता कि वो जीते जी पिशाच बन गया है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता। ऐसा होने से उसके पेरेंट्स को ढूंढने का उसका इरादा भी तबाह हो गया था। यह भी हो सकता था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता। फिर वीरानगढ़ को उन भूतों के चुंगल से आजाद कराना एक ख्वाब ही रह जाता, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता था। जब वे लोग इस बारे में सोच ही रहे थे, उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सबको हैरान कर दिया। जिनसे इतने जतन करके मुक्ति पाई थी, वही तीनों पिशाच दरवाजे के बाहर खड़े थे। ट्रैक सूट पहने हुए शिखर और सानिया, और शिखर की मां काली साड़ी पहनी हुई थी। ये सब कुछ देखकर गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। वे लोग कांपने लगे और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बूढ़े बाबा ने आज तक ऐसा होते बड़ी मुश्किल से ही देखा था। तो क्या इसका मतलब ये था कि वे तीनों पिशाच इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने वाले थे? आखिर वे पिशाच लोग क्या चाहते थे? गेस्ट हाउस के तमाम लोगों की जान अब उन पिशाचों की मुट्ठी में थी, क्योंकि सिद्धार्थ पर सानिया ने जादू किया हुआ था। इसलिए उसे उन लोगों की हकीकत अब तक समझ नहीं आई थी। उसे तो वे लोग बस खुद की तरह ही परेशान और भूतों के सताए हुए लग रहे। अरे आप लोग इतनी सुबह सुबह बाहर से कैसे आ रहे हैं? क्या आप लोग रात को यहां नहीं थे? सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। शिखर ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, हम लोग यहीं पर थे, बस यूं ही गांव में थोड़ा टहलने चले गए थे। आप सब तो गहरी नींद में थे, इसलिए हम लोगों ने आपको परेशान नहीं किया। सिद्धार्थ, गांव में एक औरत की मौत हो गई है और तुम्हें पता है उसकी गर्दन पर किसी के दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दांत गड़ाकर उसका सारा खून चूस लिया हो, सानिया ने कहा। अरे ये सब कुछ कब हो गया? सिद्धार्थ ने हैरान होकर सानिया से सवाल किया। मुझे तो वो देखकर बहुत डर लग रहा था। मैं उस औरत को अपनी आंखों से देखकर आई हूं। उसका पूरा शरीर बिल्कुल सफेद हो गया था, सानिया ने कहा। यूं तो मौत और वीरानगढ़ का पुराना रिश्ता रहा था और यहाँ हर दिन किसी न किसी की अकाल मृत्यु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद सभी लोग सन्न रह गए थे। सिद्धार्थ को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते थे कि उस औरत को मारने वाले अभी उनके सामने ही खड़े थे। बूढ़े बाबा को यह बात समझ आ गई थी कि उनके पास जितनी भी विद्या और ताकत थी, उसका उन पर कोई असर नहीं होने वाला था। अगर वे लोग जो बात कर रहे थे वो सच थी, तो गेस्ट हाउस के लोगों को भी उन लोगों के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए था। मुखिया जी ने जब दावत दी थी तब गेस्ट हाउस के सभी लोग वहां गए थे, तो आज जब गांव वालों के लिए दुख की घड़ी थी तो फिर वे लोग कैसे नहीं जाते? सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा कि नाश्ता करने के बाद उन लोगों को भी तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए। वो तीनों पिशाच एक बार फिर अब गेस्ट हाउस के अंदर आ गए थे। कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता था। वे सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उन तीनों पिशाचों के सामने मुंह खोलने की उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वीरानगढ़ आने के बाद से गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हालांकि उसने यहां आने का फैसला अपनी मर्जी से लिया था।
लेकिन आज वो पहली बार इस फैसले पर पछता रही थी। दरअसल पहले जब वो सिद्धार्थ से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां पहले उसे लगा था कि जिंदगी ने उसे अपना एक ऐसा हमसफर दे दिया है जो जिंदगी भर सुख दुख हर वक्त उसका साथ निभाएगा, उसका बचपन का प्यार, वहीं आज उसे लग रहा था कि जिंदगी ने उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया था। जब दूर से ही उन्हें गांव में मैयत के बाजे सुनाई देने लगे तो फटाफट नाश्ता करने के बाद गेस्ट हाउस के सभी लोग उस आदमी के घर पहुंचने वाले थे जिसने अपनी बीवी को खो दिया था। एक तरफ जहां ये सब कुछ देखकर सिद्धार्थ, गौरी और मिस्टर बजाज इन लोगों की आंखें भर आई थी, वहीं दूसरी तरफ वे तीनों पिशाच अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो किसान जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी, उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा रोते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ बाबू, देखिए ना, पिशाच ने मेरे बच्चे से उनकी मां को छीन लिया है। आपने तो मुखिया जी की बेटी की भी जान बचाई थी, आप मेरे बच्चों की मां को भी जिंदा कर दीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हो, गांव वाले आपको भगवान मानने लगे हैं। उनकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उसने उस किसान को गले से लगा लिया। किसी की मौत होना वीरानगढ़ में आए दिन की बात थी, लेकिन जिसके घर में किसी की मौत होती है उस पर क्या बीतती है ये तो सिर्फ घर के लोग ही समझ सकते हैं। उस औरत की 8-10 साल की बेटी और एक बेटा था जो लगभग 3 साल का हो रहा होगा। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। घर के सामने लोग हरे बांस काटकर अर्थी बनाने की तैयारी कर रहे थे। सामने घास पड़ी हुई थी और एक छोटी मटकी रखी हुई थी। एक आदमी वहां पर गोबर के बने कंडों में आग लगा रहा था। कफन के साथ ही वहां पर लाल साड़ी भी रखी हुई थी। लाश पर पीले फूलों की माला चढ़ाई गई थी और उस औरत की नाक में रुई लगाकर रख दी गई थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था, उसका पूरा खून चूस लिया गया था। गांव वालों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ करने वाली वो पिशाचनी सानिया भी वहीं पर मौजूद थी। इससे पहले कि अर्थी उठाने की तैयारी की जाती, वहां एक बहुत भयंकर बवंडर सा आया और जिस जगह पर अर्थी बनाकर रखी गई थी थोड़ी देर वहीं पर घूमने लगा। उस बवंडर की वजह से हवा में जो आवाज आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद लोगों से कुछ कहना चाहता हो। वहां इतनी ज्यादा धूल उड़ रही थी कि आसपास खड़े हुए लोग भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज उस औरत के अंतिम संस्कार में शमशान जाने के लिए तैयार हुए तो सिद्धार्थ ने शिखर को भी कहा कि वो उन लोगों के साथ वहां चले। इस पर शिखर ने साफ साफ इनकार कर दिया। सिद्धार्थ को उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त उससे बहस कौन करता। तभी मिस्टर बजाज को एहसास हुआ कि उन्हें भी गौरी को अकेला छोड़कर वहां नहीं जाना चाहिए। आखिर उन पिशाचों के बीच वो अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। मिस्टर बजाज ने बूढ़े बाबा से बात की और वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि भले ही सिद्धार्थ पिशाच बनने लगा था, लेकिन अभी भी वो दिन के वक्त वही नेक दिल इंसान था। इसका मतलब ये भी था कि अगर सिद्धार्थ को सच्चाई बता दी जाए और उससे इन पिशाचों से मुक्ति पाने की बात की जाए तो शायद कुछ हो भी सकता था। उन दोनों को इस तरह की बात करते हुए देखकर शिखर उनके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने उनसे कहा, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें कोई यहां से नहीं भगा सकता है। अचानक उसके ऐसा कहने से मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा दोनों का दिल बहुत जोर से धड़का। अर्थी उठाई जा चुकी थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को छोड़कर गेस्ट हाउस से और कोई भी शमशान घाट नहीं गया। जब गौरी, मिस्टर बजाज और वे तीनों पिशाचनी गेस्ट हाउस पहुंच गए तब मिस्टर बजाज और गौरी दोनों ही अपने बाथरूम नहाने के लिए चले गए। ये एक तरह का रिवाज है जिसे आमतौर पर लोग फॉलो करते हैं। गौरी ने नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले ही थे कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा था। जब उसने अपनी नजर घुमाई तो वहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने नहाना शुरू कर दिया तो थोड़ी ही देर बाद उसके बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। ये क्या बदतमीजी है, तुम पिशाच का कोई धर्म ईमान नहीं होता, गुस्से में गौरी ने कहा। उसके ऐसा कहते ही वहां पिशाचनी सानिया बाथरूम के अंदर आ गई। मैं चाहूं
तो अभी के अभी इस हालत में तुम्हारा खून पी जाऊं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इस हालत में क्या तुम मदद के लिए अपने डैडी को बुलाना चाहोगी? सानिया एक डरावनी हंसी हंसने लगी। तुम सिद्धार्थ को मुझसे दूर करना चाहती थी ना, और तुमने देखा कि अब वो मुझसे जितना करीब है उतनी तो तुम कभी उसके करीब थी ही नहीं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसे अब मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। मेरी प्यास तो हमेशा वही बुझाएगा। मैं उसकी जवानी का जी भर कर रस पीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम मुझे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। तुम ठहरी एक आम इंसान और मैं एक खून पीने वाली पिशाचनी। इतना कहने के बाद सानिया बाथरूम से कहीं गायब हो गई। एक बात तो सच थी कि सानिया एक पिशाचनी थी और गौरी सिर्फ एक कमजोर लड़की। तो क्या उस पिशाचनी के आगे गौरी का प्यार हार जाने वाला था? क्या सिद्धार्थ को ये सब कुछ जो चल रहा था उसका एहसास होने वाला था? आखिर ये तीन पिशाच उनकी जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे थे? उन्होंने गेस्ट हाउस में अभी तक किसी की जान क्यों नहीं ली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। काफी लंबा वक्त बीत चुका था और सिद्धार्थ अब तक अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाया था। बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी समझा जा सकता था, लेकिन अब तो सिद्धार्थ खुद अपने कंट्रोल में नहीं था। आगे क्या होने वाला था ये तो सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सानिया चाहती थी वो किसी भी तरह से सिद्धार्थ को अपने वश में इस तरह कर ले कि सिद्धार्थ उन्हीं की तरह पूरा पिशाच बन जाए, लेकिन इस सब के लिए उसे कम से कम 1 साल तक आने वाली सभी पूर्णिमासी और अमावस को सिद्धार्थ के साथ वही रिलेशनशिप बनाने थे। लेकिन क्या गौरी ये सब कुछ होने देने वाली थी? सिद्धार्थ से असलियत छुपाकर कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए बूढ़े बाबा ने यह फैसला कर लिया कि वे शमशान घाट में ही सिद्धार्थ को सब कुछ बता देंगे। दरअसल उन पिशाचों ने कुछ ऐसा किया था जिससे सिद्धार्थ यह भूल गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि वे तीनों जो अभी गेस्ट हाउस में उन लोगों के साथ मौजूद थे, वे इंसान नहीं थे बल्कि हैवान थे। ऐसे पिशाच थे जो कि इंसानों का खून पीकर जिंदा थे। अभी दिन के वक्त सिद्धार्थ पूरे होशो हवास में था, लेकिन उसे फिर भी बूढ़े बाबा की बात का यकीन नहीं हो रहा था। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या उसने सानिया के साथ उस तरह का कोई रिश्ता कायम किया था, तो सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। लेकिन बूढ़े बाबा के पूछे गए सवाल ने सिद्धार्थ को ये तो समझा दिया था कि शायद बूढ़े बाबा को जो बात नहीं पता चलनी थी वो पता चल चुकी थी। इसका मतलब तो यही था कि बाकी लोगों को भी ये पता चल गया होगा। तो अब गौरी उसके बारे में क्या सोच रही होगी? सिद्धार्थ अपनी हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो गौरी से माफी मांगना चाहता था, लेकिन सच तो ये था कि वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया था कि यहां सब कुछ शैतान की मर्जी से चल रहा था। सिद्धार्थ का दिल तो साफ था और उसके दिल में तो सिर्फ गौरी ही थी, लेकिन उसे फिसलने पर मजबूर कर देने वाला वही शैतान था। तो क्या अब सिद्धार्थ से ऐसी गलती कभी नहीं होने वाली थी? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ इसके पीछे की वजह उसका कमजोर पड़ जाना ही था। वो खुद भी तो यही कहा करता था कि इस तरह की बुरी ताकतें वैसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उनसे डर जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। तो उस वक्त सिद्धार्थ सानिया की खूबसूरती के आगे कमजोरी तो पड़ गया था। सिद्धार्थ को ये बात तो समझ आ गई थी कि सानिया, शिखर और शिखर की मां, वे तीनों पिशाच थे। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ अब उनके गुलाम की तरह था, इसीलिए वो इस हालत में उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हथियार डाल देने वाला था। दिन के वक्त जब भी उसे मौका मिलेगा वो उन पिशाचों से मुक्ति पाने की कोशिश करते रहेगा। उसने बूढ़े बाबा से माफी मांगते हुए कहा कि बाबा, ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है और मैं इसे सुधारने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन जो गुनाह मुझसे हो चुका है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आगे सिद्धार्थ ने बाबा से कहा कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करे कि उन्होंने उसे सानिया और शिखर की असलियत बता दी है।
जैसे उन लोगों ने खुद को छुपाकर ये खेल शुरू किया था, सिद्धार्थ भी अब उनके साथ वैसा ही एक खेल खेलने वाला था। वे लोग शमशान घाट से वापस पहुंचे तो बूढ़े बाबा तो अपने घर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ गेस्ट हाउस में आकर बाथरूम में चला गया। एक बार फिर उसके बाथरूम में सानिया आ गई। इस बार सिद्धार्थ जानता था कि उसे क्या करना है। पहले तो उसने ये सब कुछ उस एक बहकावे में आकर किया था, लेकिन अब उन्हें धोखे में रखना चाहता था। इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से सानिया से मीठी मीठी बातें करके उसे बाथरूम से बाहर निकाल दिया। उसने सानिया से ऐसा दिखावा किया कि वो नहीं चाहता कि उसके और सानिया के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। अब उसने ऐसा कहा तो सानिया का इस बात का यकीन पक्का हो गया था कि सिद्धार्थ अभी भी उन लोगों के वश में ही था। सिद्धार्थ नहा धोकर बाहर निकला। जब गौरी ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब उसे सानिया ने खाना परोसा तो उसने खुशी खुशी खा लिया। गौरी उससे पहले से भी बहुत नाराज थी। अभी हाल ही में अपनी नींद गंवाकर उसने सिद्धार्थ की सेवा की थी। वो तो सिद्धार्थ को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सिद्धार्थ की ऐसी बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सारी बातें सिद्धार्थ से छुपी नहीं थी, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ था। उन पिशाचों को ऐसी ही चालाकी से मात दी जा सकती थी, क्योंकि इंसानी ताकत से उनसे निपटा जाना बिल्कुल नामुमकिन था। जब एक बार पिशाचनी को यह यकीन हो गया कि सिद्धार्थ पर उनका जादू काम कर रहा था, तो वो वापस अपने कमरे में चली गई। यह बात कि सिद्धार्थ उन पिशाच की चाल को समझ चुका था, सिर्फ बूढ़े बाबा को पता थी। मिस्टर बजाज भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और सिद्धार्थ गौरी को तो कुछ बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ पहले से काफी कमजोर हो गया था। इसीलिए वो सोने चला गया। देखते ही देखते शाम हो गई। क्योंकि सिद्धार्थ अभी नींद में था, इसलिए उसने कोई भी शैतानी हरकत शुरू नहीं की थी। लेकिन गेस्ट हाउस में मौजूद वो तीनों शैतान ऐसे खामोश नहीं बैठने वाले थे। वे सभी लोग खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो तीनों पिशाच मिस्टर बजाज के कमरे में एक साथ पहुंच गए। जब मिस्टर बजाज ने उन्हें उनके असली रूप में देखा था तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी समय है। लेकिन उन लोगों ने मिस्टर बजाज पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि वे लोग तो उन्हें बस यह समझाने आए थे कि अगर वो लोग सिद्धार्थ और उसके बीच आए तो बाप बेटी दोनों का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर बजाज ने उनकी धमकी से डरने की बजाय उन्हें कमरे से खदेड़ने की कोशिश की। तीनों पिशाच को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मिस्टर बजाज ये जानते थे कि वो उन्हें बूढ़े बाबा के दिए हुए अभिमंत्रित जल से भगाया जा सकता था, इसलिए उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। लेकिन एक बार फिर जैसे ही उन्होंने इस अभिमंत्रित जल को उठाने की कोशिश की, शिखर ने उन्हें गर्दन से ऊपर टांग दिया। उसने उन्हें जमीन पर इतनी ताकत से पटका कि वो किसी फुटबॉल की तरह वापस 2 फीट ऊपर उछल गए। दर्द के मारे वो पानी से बाहर निकाली गई किसी मछली की तरह तड़पने लगे। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तुम्हारी मौत के बाद ही तुम्हारी बेटी को सही सबक मिलेगा। उसने मेरे और सिद्धार्थ के बीच आने की बहुत कोशिश की है। तुम्हारे जाने के बाद जल्दी उसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। यह कहते हुए सानिया ने मिस्टर बजाज की गर्दन पर अपने नाखून ऐसे चुभाए कि उनके गले से खून की पिचकारी निकलने लगी। इसके तुरंत बाद शिखर ने मिस्टर बजाज के एक हाथ को इतनी जोर से मोड़ा कि उनके हड्डियों की टूटने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुका और उसने अपना एक पैर मिस्टर बजाज के गले पर जोर से लात रखा और उनके उस हाथ को एक ही झटके में खींचकर कंधे से अलग कर दिया। और इसके बाद सानिया ने अपनी नुकीले दांत उनकी गर्दन में चुभाकर बचा कुचा सारा खून पी लिया। तड़प तड़प के मिस्टर बजाज की जान निकल गई। ये सब कुछ सचमुच दिल दहला देने वाला था। मिस्टर बजाज तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते थे, लेकिन बदले में उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली थी। तो क्या यह सिलसिला यहीं थम जाने वाला था? गौरी, जो कि अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके चादर को खींच रहा है जो उसने ओढ़ रखा था। उसने आंखें खोलकर देखी तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि यह उसका वहम था और वो दोबारा सोने लगी। लेकिन एक बार फिर उसका चादर खींच लिया गया। लेकिन अब की बार
उसे एक खौफनाक चेहरा ठीक उसके चेहरे के ऊपर ही दिखाई दिया था और फिर वो पिशाच शिखर उसके सीने पर बैठ गया। गौरी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुंह बहुत जोर से दबा दिया था। शिखर की बुरी ताकत के आगे गौरी, जो कि एक आम लड़की थी, वो कब तक ठहर सकती थी। गौरी उसके गंदे इरादों को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन अब तक उसने अपनी हरकतों को इस हद तक नहीं बढ़ाया था। अब जबकि गौरी पर उसकी असलियत जाहिर हो चुकी थी, तो वो शैतान का बंदा कहां ठहरने वाला था। उसने कस के गौरी के हाथ पैर बांध दिए। सिद्धार्थ तो अभी भी गहरी नींद में था। उसे तो इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उस वक्त गेस्ट हाउस में क्या हो रहा था, और वैसे भी रात में तो खुद एक पिशाच बन जाया करता था। उसने गौरी के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया था और फिर वो धीरे धीरे करके गौरी के एक एक कपड़े उतारने लगा। गौरी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि गौरी को देखते ही वो पिशाच शिखर उसका दीवाना हो गया था। वो चाहता तो पहले ही गौरी के खून से अपने दिल को ठंडक पहुंचा सकता था, लेकिन उसे गौरी का खून नहीं, गौरी का जिस्म चाहिए था। वो गौरी के साथ बदसलूकी करने लगा। वो उसे धीरे धीरे सभी जगह चूमने लगा। वो शैतान इस वक्त अपने असली रूप में था और इतना ज्यादा बदसूरत दिख रहा था कि बदसूरती भी उसे देखकर शर्मिंदा हो जाए। गौरी ने आज तक अपनी पवित्रता को बनाए रखा था और वो तो पूरी तरह से खुद को सिद्धार्थ का मान चुकी थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिद्धार्थ और सानिया को मिलने से रोकने की कोशिश की थी। वैसे भी तुम तो सानिया से प्यार करते हो, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गौरी अपने मन में बोलते हुए रोने लगी। वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, और वैसे भी उसके बोलने का उस शैतान पर असर कौन सा पड़ने वाला था। तो क्या आज गौरी की इज्जत बच पाएगी? अगर ये सब लोग मर गए तो वीरानगढ़ की आने वाली सुबह कैसी होगी? तो क्या वो पिशाच गौरी को जिंदा छोड़ने वाला था? क्या वे लोग सिद्धार्थ को जिंदा छोड़ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। वो पिशाच शिखर गौरी के बदन की खुशबू को किसी फूल की तरह सूंघ रहा था, और गौरी उसके मुंह से टपकती हुई लार को बर्दाश्त कर रही थी। जब वो गौरी को इस तरह से बेतहाशा चूमने लगा तो गौरी भी कमजोर पड़ने लगी। उसने ना चाहते हुए भी अपने आप को उस पिशाच को सौंप दिया। दर्द से गौरी चीख रही थी और वो पिशाच उसके ठीक ऊपर था। वो पुराना पलंग जोरों से हिलने लगा। हवस एक इंसान को जानवर और शैतान में बदल देती है। शिखर तो ऑलरेडी एक शैतान था। ये कहने की जरूरत नहीं उस वक्त गौरी के बदन का क्या हाल हो रहा होगा। उसने सिर्फ गौरी के शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक को घायल कर दिया था। गौरी बेबस होकर लाचार पड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया का भार उसके ऊपर आ गया हो। ऐसे जैसे ही उसे लगा कि अब उसने उसकी पवित्रता खो दी है, तब वो बहुत जोर से चिल्लाई और उसने देखा कि वो घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। वो तो बस घबराहट की वजह से हाँफ रही थी। तो क्या ये सब कुछ एक डरावना सपना था? ओह गॉड, ये तो सचमुच एक खतरनाक सपना था। लेकिन ये क्या? गौरी जिस चीज को महसूस कर रही थी वो सही था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या सपने में ऐसा होना पॉसिबल था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बिस्तर पर ये खून के धब्बे कैसे? गौरी खुद को चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ी। सचमुच वो वही था। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था, लेकिन सपने में ये सब कुछ कैसे हो सकता था? इसके बाद गौरी अपने सपने में हुई सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाली घटना को देखने के लिए अपने डैडी के कमरे में दौड़ी, क्योंकि उसके सपने में उसके डैडी को दर्दनाक तरीके से मार डाला गया था। जब उसने अपने डैडी के कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और उसने जो देखा उसे देखने के बाद उसकी जान में जान आई। उसके डैडी मिस्टर बजाज अभी आराम से सो रहे थे। कमरे में अचानक जाने से मिस्टर बजाज की नींद खुल गई थी। वो गौरी को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात गए ऐसे घबराते हुए मेरे कमरे में? कुछ नहीं डैडी, मैंने एक खतरनाक सपना देखा था, बस
इसीलिए मैं आपको देखने चली आई, गौरी ने जवाब दिया। मिस्टर बजाज ने उससे कहा कि वो जाकर आराम करे, सपने के बारे में कल सुबह बात करेंगे। डैडी की बात मानकर गौरी जब अपने कमरे में गई तो उसके कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गौरी के कमरे का पंखा अचानक आवाज करते हुए रुक गया और उसने जैसे ही ऊपर देखा वो जोर से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाए एक बदसूरत सा जला हुआ हाथ उसके मुंह को बंद करने के लिए पहुंच गया था। उसने सीलिंग पर देखा कि शिखर अपने दोनों हाथ पीछे मोड़े हुए सीलिंग पर चल रहा था और फिर वो किसी बंदर की तरह उछलकर गौरी के बेड पर आ गया। उस पिशाच को देखकर घबराहट में गौरी का दिल उसके सीने से बाहर निकल गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शिखर ने उससे कहा, हाँ, तुमने अभी अभी जो कुछ सपने में देखा, मैं वो सब कुछ असलियत में कर सकता हूं। तुम्हारे बेड पर दिखाई दे रहा यह खून तुम्हें ये बात बताने के लिए काफी है कि जब मैं सपने में तुम्हारे साथ इतना कुछ कर सकता हूं तो हकीकत कितनी ज्यादा खौफनाक होगी तुम्हारे लिए। अच्छा यही होगा कि तुम खुद को मुझे सौंप दो। तुम मुझे पसंद हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वीरानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगा। ये कहने के बाद शिखर उस कमरे से गायब हो गया। इतने दिनों से भूतों के उस गांव में रहने के बाद इस तरह की गीदड़ भभकी से गौरी डरने वाली नहीं थी। लेकिन एक बात तो सच थी, वो यही थी कि आज उसका पर्सनल लॉस हुआ था। सिद्धार्थ जिस मकसद को लेकर वीरानगढ़ आया था वो तो जैसे सही हो ही गया था। जब तक सिद्धार्थ को उन पिशाच के जादू से बाहर नहीं निकाला जाता तब तक वीरानगढ़ में कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। गौरी ने मन में ये सोच लिया था कि दिन निकलते ही वो सिद्धार्थ को वो सब कुछ बताएगी जो रात को उसके साथ हुआ था। आखिर वो ऐसी बात अपने डैडी से तो शेयर नहीं कर सकती थी। ये बात तो पक्की थी कि वो पिशाच बुरा इरादा लेकर ही वहां पर आए थे, लेकिन उनका मकसद क्या था यह जान पाना बहुत जरूरी था। अगले दिन सुबह कुछ भी बहुत ज्यादा नया नहीं हुआ। एक बार फिर किचन में गौरी से पहले सान्या पहुंच चुकी थी। क्यों, आज तुम्हारा मन मुझसे लड़ाई करने का नहीं है? अब तुम क्या करोगी? क्या तुम अब भी यही कहोगी कि सिद्धार्थ तुम्हारा है? सिद्धार्थ का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे दिल का सारा खून निचोड़ लूंगी, गौरी को धमकाते हुए सानिया ने कहा। गौरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उस भूतनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि गौरी को यह बात आज तक नहीं समझ आई थी कि वीरानगढ़ के किसी भी भूत ने उनमें से किसी को क्यों नहीं मारा था। खैर, इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन अभी तो उन्हें इन पिशाचों से छुटकारा पाना था। आज फिर मिस्टर बजाज और गौरी भूतों के साथ नाश्ता कर रहे थे। यह सोचने में भी कितना अजीब था, लेकिन इस जिंदगी को वो लोग सचमुच जी रहे थे। आज के लोगों को ये सारी बातें दकियानूसी लग सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाए तो सारी लॉजिकल थिंकिंग धरी की धरी रह जाती है। गौरी ने सबसे नजरें चुराते हुए सिद्धार्थ को इशारा किया। सिद्धार्थ समझ गया था कि गौरी उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। नाश्ता करने के तुरंत बाद जब वो शैतानों की टोली अपने कमरे में गई तो सिद्धार्थ गौरी के कमरे में पहुंच गया। मिस्टर बजाज इस वक्त अपने कमरे में थे। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, कहो गौरी, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं जानता हूं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे तुम बहुत परेशान हो। गौरी ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए उसे बताया कि किस तरह से सिद्धार्थ के साथ धोखा किया गया है और उसे भी उन शैतानों ने अपनी टोली में शामिल करने का जाल बिछा दिया है। गौरी ने उसे आगे कहा कि अगर जल्दी उन लोगों से छुटकारा नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि वीरानगढ़ की तबाही की असली कहानी सिद्धार्थ खुद लिखेगा। इस वक्त गौरी जिस बात को कहने के लिए ज्यादा बेताब थी वो थी कि कल रात उसके साथ उस घटिया पिशाच शिखर ने बदसलूकी की और उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अगर उन दोनों ने मिलकर उन पिशाचों का कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने गौरी को अपने पास बुलाकर उसके कान में कहा, मुझे ये सारी बातें पहले ही पता चल गई थी। बूढ़े बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद मेरा खून खौल रहा है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी गौरी,
कि हम हर वक्त आमने सामने की लड़ाई से नहीं जीत सकते। जीत हासिल करने के लिए हमें भी धोखे का सहारा लेना होगा। जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है वही अब हम उनके साथ करने वाले हैं। सिद्धार्थ ने गौरी को आगे का प्लान उसके कानों में समझा दिया। जब तक वे पिशाच गेस्ट हाउस में मौजूद थे, सिद्धार्थ का हवेली में जाने का कोई मतलब नहीं था। उसे पहले उन्हें वहां से भगाना था। सिद्धार्थ इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उन पिशाचों पर हवस हावी थी। सानिया कुछ भी करके सिद्धार्थ को गौरी से दूर और अपने करीब रखना चाहती थी। अगर ऐसा ही था तो ये सही है। सिद्धार्थ अपना प्लान ऑलरेडी बना चुका था। आज कुछ नया होने वाला था। सिद्धार्थ इस बात को पहले से जानता था कि सानिया नहाते वक्त उसके पास जरूर आएगी और उसे अपना दांव वहीं खेलना था। गौरी ने शिखर के पास जाकर उससे कहा, मैं इतने दिनों से एक आम इंसान के प्यार में पागल हो रही थी, लेकिन प्यार क्या होता है ये तो कल तुमने मुझे बताया। उस प्यार को मैं प्यार कैसे मान लूं जिसने मेरे जिस्म की प्यास तो कभी बुझा ही नहीं पाई थी। उस बेवकूफ सिद्धार्थ ने मुझे आज तक ढंग से छुआ भी नहीं था। इस तरह अपनी प्यार की बातों में लगाकर गौरी उसे अपने साथ गांव की सैर कराने के लिए लेकर चली गई। जो शिकार करने आए थे उन्हें जाल में फंसाने का इंतजाम किया जा रहा था। उनके गेस्ट हाउस में आने का मकसद पता लगाना सिद्धार्थ और गौरी की जीत की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। एक दूसरा प्लान जिस पर उन्हें काम करना था वो था सानिया और शिखर के बीच फूट डालना, जिससे वो भूत आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। ये वही चाल थी जो कि पहले उन पिशाचों ने उनके साथ चली थी। सानिया एक बार फिर वही करने के लिए सिद्धार्थ के बाथरूम में आ गई थी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उस हसीन भूतनी को खुद से दूर करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे देखते ही उसे बाहों में भर लिया था। सिद्धार्थ जानता था उसके ऐसा करते ही वो पिशाचनी पिघल जाएगी और सिद्धार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। जब सिद्धार्थ ने उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया तो उसे इस बात पर यकीन हो गया कि अब तो सिद्धार्थ उसी का हो गया है। तो उसने सिद्धार्थ से कहा, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे हमेशा के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस पिशाचनी के मुंह से ये बात सुनी तो वो समझ गया कि उसने जो जाल बुना है उसमें वो पिशाचनी फंसने वाली है। तो क्या सिद्धार्थ सचमुच सही सोच रहा था? क्या गौरी और सिद्धार्थ उन पिशाचों के बीच फूट डालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है? क्या सिद्धार्थ एक असली पिशाच बनने से बच पाएगा? क्या उन्हें पता चलेगा पिशाच का असली मकसद जानने के लिए? उधर दूसरी तरफ गौरी अपनी अदाओं से शिखर को फंसाने में लगी हुई थी। उसने शिखर से कहा कि उसे इस बात का अफसोस है कि शिखर एक इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो वो उसी से शादी करती। फिर उसने कहा कि अगर तुम सानिया को इतना चाहते हो तो फिर मुझे कितना प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो सिद्धार्थ के साथ मिलकर तुम्हें गेस्ट हाउस से भगाने में लगी हुई है। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं कि तुम गेस्ट हाउस में किस मकसद से आए हो। शिखर वैसे तो गौरी का दीवाना था, लेकिन वो अपना मकसद छुपा कर रखना चाहता था। उसने गौरी को सोच समझ कर जवाब दिया और कहा कि मैं तो बस तुम्हारे पीछे यहाँ चला आया और वो दोनों मेरे साथ चली आई। सिद्धार्थ और सानिया से तो मैं यूं ही निपट सकता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने गौरी से कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो गौरी। गौरी इस बात को समझ चुकी थी कि उससे असलियत उगलवा पाना इतना आसान भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसे कुछ और दिनों तक मशक्कत करनी पड़ेगी। उसने गौरी से कहा कि अगर वो चाहे तो गौरी को लगभग हर वो चीज़ दिला सकता है जो गौरी चाहती है। उसने गौरी से यह भी कहा कि अगर उसे सिद्धार्थ की ज़रूरत नहीं होती तो उसने अब तक उसका काम तमाम कर दिया होता। कमाल की बात तो यह है कि वो हवस का भूखा पिशाच धीरे धीरे ही सही, लेकिन गौरी की बातों से पिघलते जा रहा था और उसने अभी तक गौरी को गलत इरादे से छुआ तक नहीं था। तो क्या वो बदल चुका था? वे लोग गांव की गलियों से होते हुए घूमते घूमते हवेली की तरफ चले गए। तब गौरी ने शिखर से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर हवेली में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो क्या तुम वहां से मेरे लिए कुछ ला सकते हो? गौरी की ये बात सुनकर वो हंसने लगा। ऐसा है कि मैं उस हवेली को छोड़कर सारी दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। उस हवेली का शैतान मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मेरे आका से भी।
अब अगर तुमने ये बात छेड़ ही दी है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सिद्धार्थ को हमने जिंदा इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो हवेली में हमारे लिए कुछ काम कर सकता है। तो क्या तुमने इसीलिए सिद्धार्थ को पिशाच बनाना भी शुरू कर दिया है? जब गौरी ने उससे ये बात पूछी तो उसने कहा, तुम कितने सवाल पूछती हो? सचमुच सिद्धार्थ कमजोर इंसान तो नहीं हो सकता जो तुम्हें झेल रहा है। यह कहते हुए शिखर एक बार फिर से हंसने लगता है। उसकी ये बात सुनकर गौरी जबरन उससे रूठने का नाटक करने लगती है, जिस पर उसने गौरी को मनाते हुए कहा, अरे गुस्सा मत करो, मैं तो सही कह रहा हूँ। इंसानों को औरतों के नखरे झेलने पड़ते हैं। शुक्र है हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होता। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अब थोड़ा इंतजार करो। उससे इतनी बात करने के बाद वो लोग वापस गेस्ट हाउस की तरफ लौट गए। गांव वाले गौरी के साथ शिखर और सानिया के साथ सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो रहे थे। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि लगता है इन शहर के लोगों में कोई मान मर्यादा होती ही नहीं। देखो कैसे बेशर्मों की तरह गैर मर्द और औरत के साथ घूम रहे। गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ सानिया को अपनी बाहों में भर के उसकी प्यास को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। उसने सानिया से पूछा, ऐसी क्या वजह है जो तुम वीरानगढ़ के इस गेस्ट हाउस में चली आई? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है और तुम कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन डर तो हर किसी को किसी न किसी चीज से लगती है, चाहे वो इंसान हो या शैतान। सानिया ने उसे बताया कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है और डर उन्हें भी लगता है। इसीलिए तो उन्हें उनके आका ने यहाँ भेजा है और कहा है कि सिद्धार्थ की मदद से तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। अगर तुम सचमुच मुझे इतना पसंद करने लगे हो तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? सानिया ने पूछा। मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करता हूँ, क्या इसमें कोई शक है? सिद्धार्थ ने सानिया के सवाल का जवाब दूसरे सवाल से दिया। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। सानिया के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने भी उस पिशाचनी का फायदा उठाने की बात सोची और उससे कहा, तुम तो एक पिशाचनी हो, तुम्हें वीरानगढ़ के भूतों से तो डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो क्या तुम हवेली में मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ, अगर ऐसा है तो हम लोग ये सौदा कर सकते हैं। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सानिया ने कहा। तुम्हें मुझे बस इतना बताना होगा कि मेरे पेरेंट्स हवेली में कहाँ पर हैं और वो किस हालात में है, सिद्धार्थ ने पूछा। लेकिन सानिया ने जवाब दिया, नहीं, उस हवेली में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच है कि मुझे हवेली के भूतों से डर नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक भूत हूँ, लेकिन उस हवेली पर भूतों की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक शैतान की हुकूमत है जो उन सभी भूतों का भी मालिक है। सानिया ने सिद्धार्थ से कहा कि जिस तरह की बहादुरी उसने वीरानगढ़ में दिखाई है, ऐसी बहादुरी आज तक कभी नहीं देखी गई। इसलिए हमें हुक्म मिला है कि हम तुम्हारी मदद से अपना काम पूरा करें। उसने बताया कि उन्होंने सिद्धार्थ को डरा कर देख लिया, लेकिन वो फिर भी उनके काबू में नहीं आया। फिर उन्होंने उसे अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर एक बार वे लोग सिद्धार्थ को अपनी तरह पिशाच बना देंगे तो उनकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने बताया कि उनका भी एक सरदार है जो उस हवेली से उसके लिए बेशकीमती चीज चाहता है। एक तरफ सिद्धार्थ तो दूसरी तरफ गौरी धीरे धीरे उन पिशाचों को अपने वश में करके उनसे उनके गेस्ट हाउस में आने का राज उगलवाना चाह रहे थे। वे लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। सानिया ने सिद्धार्थ को बताया कि सिर्फ वे लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बहुत से पिशाच और भूत हवेली से उस कीमती चीज को हासिल करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। उसने सिद्धार्थ को बताया कि अगर वे लोग यहां नहीं आते तो सिद्धार्थ से यह काम करवाने के लिए कोई दूसरा पिशाच आ गया होता। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, लेकिन वो उन लोगों के लिए यह सब कुछ करेगा क्यों? अगर उसका कोई फायदा नहीं होगा तो वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा? इस पर सानिया ने बताया कि अगर वो ऐसा कर पाया तो भूतों से उसे फायदा मिलेगा। वो लोग हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ ने उससे कहा कि मुझे तो बस मेरे पेरेंट्स की तलाश करने से मतलब है, मुझे भूतों से दोस्ती करने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब सिद्धार्थ से उसकी इतनी सारी बातें हो गई तो उसके बाद सानिया उससे सच छुपा नहीं पाई और उसने सिद्धार्थ से कहा कि दरअसल यह सब कुछ एक तलवार के लिए हो रहा है। हवेली में कहीं एक बहुत शानदार और बेशकीमती तलवार है। वो तलवार सिर्फ शैतानों के काम की है। अगर वो उनके सरदार के हाथ लग जाए तो उनका सरदार बहुत ताकतवर हो जाएगा। सिद्धार्थ को यह सौदा मंजूर था। उसने कहा कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाए तो मुझे भूतों की मदद करने से कोई परहेज नहीं है। यहाँ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ और सानिया के बीच एक सौदा तय हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिखर ने गौरी को अभी भी सारी हकीकत नहीं बताई थी। ये बहुत हैरानी की बात थी
कि वो दोनों पिशाच जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हवस के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने इस बार वैसा कुछ भी करने की कोशिश तक नहीं की थी। उन दोनों में ऐसा बदलाव कैसे आया था? शायद वे दोनों बस यही चाहते थे कि गौरी और सिद्धार्थ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अब गेस्ट हाउस में ऐसी कोई परेशानी नहीं रह गई थी। शाम का वक्त हो गया था और सभी गेस्ट हाउस में खाना खा रहे थे। रात होने से पहले सिद्धार्थ के लिए खाना खा लेना जरूरी था, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे थे। ना तो उनमें से कोई हवेली गया था और ना ही आज गेस्ट हाउस में ऐसी कोई बुरी घटना घटी थी। तो क्या रात भी ऐसे ही चैन से गुजर जाने वाली थी? अब क्या होने वाला था? यही कि सिद्धार्थ उन पिशाचों की मदद करेगा और बदले में वो लोग उसकी मदद कर देंगे। मतलब सब कुछ अब आसानी से निपट जाएगा। तो क्या इसके बाद सिद्धार्थ और गौरी की जिंदगी में सुकून की वापसी हो जाएगी और सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे? नहीं, ये सब कुछ एक कल्पना भर थी। असलियत तो इससे कोसों दूर थी। गेस्ट हाउस में तो बुरा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव में आज 3 घरों में आग लगा दी गई थी और गांव से 4 लोगों को अगवा कर लिया गया था। कमाल की बात तो ये थी कि गांव वालों को बहुत से घोड़ों की आवाज सुनाई दी थी और घोड़ों के कदमों से धूल भी उड़ रही थी, पर उन्हें अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया जब तक उन लोगों ने इनके घरों में आग नहीं लगा दी थी। हाँ, गांव के मुखिया और कुछ लोगों ने देखा कि काले कपड़ों में डाकुओं की तरह आए उन लोगों ने अपने सरदार के कहने पर आग लगा दी। जब धूल का गुब्बार और आग का धुआं हटा तो गांव वालों को उन खतरनाक लोगों के चेहरे दिखाई दिए। डर और खौफ का एक ऐसा मंजर बना दिया कि थोड़ी देर पहले जो गांव वाले डाकुओं का सामना करने के लिए घर से निकले थे, उनके पैर जैसे जमीन में ही धंस गए थे। हाथ थर थर कांपने लगे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने घर के अंदर सो रहे लोगों को आग लगने से पहले बाहर निकालने के लिए ले जा सके। इसके अलावा वे डाकू अलग अलग घर के 4 लोगों को अपने साथ अगवा करके भी ले गए। वे डाकू इंसान नहीं थे, शैतान थे, पिशाच थे, भूत थे, लेकिन इंसान तो नहीं थे। हाँ, सभी गांव वालों का ये तो कहना था कि उन लोगों में इंसानों की तरह कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ के कंधों पर तो सिर भी नहीं थे। अब ये नई बला क्या थी? कौन थे वे डाकू? अगर वे इंसान नहीं थे तो फिर डाकू बनकर क्यों आए थे? उन्होंने गांव के घरों में आग क्यों लगाई और लोगों को अगवा क्यों किया? ये सब कुछ वीरानगढ़ में ही क्यों हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। गांव से 2 बच्चे और 2 औरतें गायब थी। उन्हें वे लुटेरे अपने साथ ले गए थे। गांव वाले जो कह रहे थे वही सच था। वो कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि खतरनाक भूत थे। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों ने उन्हें देखा था वे अभी तक दहशत में थे। कुछ लोगों को तो बुखार तक आ गया था। वे लुटेरे भूत लोग सचमुच बहुत खतरनाक और खौफनाक थे। उन लुटेरों ने वीरानगढ़ पर यह कोई पहला हमला नहीं किया था। करीब 100 साल पहले की बात है, जब उन्होंने इससे पहले भी एक बार हमला किया था और बुरी तरह हार कर गए थे। इसके पहले भी वो कई बार वीरानगढ़ की उस हवेली पर हमला कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे। तो ऐसी क्या वजह थी जो वो शैतानी लुटेरे वीरानगढ़ पर हमला कर रहे थे? इसका जवाब था वही तलवार, जिसके लिए शिखर, उसकी मां और सानिया, जो कि असलियत में पिशाच है, इंसानी रूप लेकर वहां पर आए हुए थे। जब उन लुटेरों को पता चला कि वीरानगढ़ में एक ऐसा शख्स आ गया है जो कि हवेली के उस शैतान पर भारी पड़ रहा है, तो उन्हें लगा कि यह सही मौका है उसी से हवेली में रखी वो तलवार हासिल करने का। लेकिन अभी तक इस सच के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो क्या इस सच का खुलासा सिद्धार्थ और बाकी गांव वालों के सामने कभी नहीं होने वाला था? ऐसा नहीं था कि उन लुटेरों का असली मकसद किसी की जान लेना नहीं था, लेकिन उन्हें जान लेने से परहेज हो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि थे तो वो शैतान ही। रात के वक्त में काले कपड़े में लिपटे उन शैतानों को कोई ठीक से देख नहीं पाया। वो तो जब उन्होंने मकानों में आग लगाई तब उनकी वो थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी।
वो लोग बेहद खतरनाक थे। उनमें से कुछ तो बिना सिर वाले शैतान थे, लेकिन वो सभी अपने हाथों में तलवार लिए रहते थे। अगर उन्हें उस तलवार की जरूरत नहीं होती तो वो लोग वीरानगढ़ जैसे उजाड़ गांव में क्यों आते, जो तो पहले से ही बर्बाद था। तो फिर गांव वालों को इस बात का पता कैसे चलेगा? खैर, वीरानगढ़ की एक और बदनसीब रात गुजर चुकी थी और सुबह सुबह जब सिद्धार्थ और गौरी और गेस्ट हाउस के बाकी लोग अभी सोकर भी नहीं जागे थे कि सिद्धार्थ के दरवाजे पर नॉकिंग साउंड सुनाई दिया। वो और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे। जब सिद्धार्थ जमाई लेते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आया तो वो बूढ़े बाबा को घबराते हुए देखकर हैरान हो गया। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी सुबह सुबह इतने घबराए हुए लग रहे हो? बाहर का मौसम अभी तो ठंडा है, लेकिन आप पसीने से तरबतर क्यों हो रहे हो? क्या किसी भूत ने आपको परेशान किया है? सिद्धार्थ ने पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, बात इससे भी खतरनाक है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक। अगर भूत एक होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो लुटेरे भूतों की पूरी एक टोली है, बाबा ने घबराते हुए सिद्धार्थ को बताया। भूतों की टोली? और वो भी लुटेरे? बाबा, आप सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? भला भूत कब से लुटेरे होने लगे? या तो वे लोग लुटेरे होंगे या तो भूत। मैंने सच कहा ना? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो कोई आम लुटेरे नहीं है, वो सचमुच शैतान के ही बंदे हैं। उन लोगों में कुछ तो सिर कटे भूत भी हैं। वो लोग बहुत खौफनाक हैं। गांव में एक बार फिर दहशत का माहौल है, बूढ़े बाबा ने लड़खड़ाते हुए कहा। मतलब ये कि अब एक और नई मुसीबत। क्या आपने पहले भी कभी ऐसे भूतों को वीरानगढ़ में देखा है? सिद्धार्थ के इस सवाल के जवाब में बूढ़े बाबा ने उसे बताया, यह शैतान सैकड़ों सालों में हमले करते हैं, इसलिए उन्होंने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने बाबा से कहा कि वो किसी भी तरह उन लुटेरों के बारे में और ज्यादा पता लगा कर ही रहेगा और एक एक करके तमाम भूतों को वीरानगढ़ से बाहर निकालकर उसे आबाद कर देगा। सिद्धार्थ इस बात को जानता था, वो पिशाच जो गेस्ट हाउस में है, उन्हें इन लुटेरों के बारे में सब कुछ पता होगा। उसका यह मानना काफी हद तक सही था। आखिर थे तो वो भी उन्हीं के बिरादरी के, तो उन्हें कैसे नहीं पता होता कि वो लुटेरे ये सब कुछ क्यों कर रहे थे और उनसे कैसे निपटा जा सकता था। सिद्धार्थ और गौरी की जिंदगी में जो भी हो रहा था वो कल्पना से भी परे था। जिन लोगों ने अपनी अब तक की जिंदगी में भूत प्रेत को सिर्फ कहानी और किस्सों में ही सुना था, यहां तक कि कभी उन पर यकीन भी नहीं किया था, वो लोग दिन रात भूतों के साथ गुजार रहे थे, भूतों के साथ खाना खा रहे थे, यहां तक कि उनके साथ सो भी रहे थे। ये सचमुच खौफनाक से भी खौफनाक अनुभव था। अभी रात हो चुकी थी और भूतों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो लोग खाना खा रहे थे। सिद्धार्थ जानता था कि कोई भी राज की बात सबके सामने तो नहीं की जा सकती थी, इसीलिए उसे सानिया को अकेले में बुलाना था। वो पहले इस बात को सोच चुका था कि उसको सानिया को किसी भी तरीके से अपने कमरे में बुलाना है। शिखर की मां बनी उस पिशाचनी को इस बात की खबर नहीं थी कि गौरी और शिखर और सिद्धार्थ और सानिया के बीच कुछ चल रहा था। अगर सिद्धार्थ चाहता था कि उसे सानिया से वहां आए उन लुटेरों के बारे में कोई राज पता चले, तो उसे कुछ वक्त के लिए सानिया को शिखर से अलग करना था और इसका एक ही जरिया था कि गौरी शिखर को अपने पास बुला ले। इस तरह से जब शिखर गौरी की बातों में खोया रहेगा तो सिद्धार्थ ये राज की बात सानिया से आसानी से पता कर सकेगा। फिर सिद्धार्थ ने सानिया को अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने के बाद बातों ही बातों में उससे पूछा कि अगर वो लुटेरे लोग बार बार नाकाम होते रहें तो फिर अब क्यों कोशिश कर रहे हैं। सानिया सिद्धार्थ को सचमुच दिल से चाहने लगी थी। ये भूतनी का इंसान के लिए प्यार बहुत अजीब था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूं जिसे बताने के लिए मुझे भी मना किया गया था, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई हूं। तुम एक इंसान हो और शायद एक पिशाचनी के प्रेम को ना समझ पाओ, लेकिन प्रेम को किसी की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। कभी पहले मैं भी एक इंसान हुआ करती थी, इसलिए प्यार का मोल समझती हूँ। पहले वो मेरी हवस थी जो तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और नेक दिल देखने के बाद शायद तुमने मुझे जीत लिया है।
हम लोग भी वीरानगढ़ बस तुम्हारी तलाश में आए थे। हमें हुक्म मिला था कि किसी भी तरह से हमें उस तलवार को हवेली से बाहर लाने के लिए तैयार करना होगा। जब हम लोगों ने देखा कि तुम्हें अपने बस में करना इतना आसान नहीं है, तो मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाकर तुम्हें अपने वश में कर लिया। लेकिन प्यार की ताकत तो देखो, कहाँ मैं तुम्हें वश में करने चली थी और आज मैं खुद तुम्हारे वश में हो गई हूं। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी खुशी खुशी मेरी एक बात मान लो और उस तलवार को पाने में हमारी मदद करो। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक पिशाचनी हूं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मेरा दिल जो बरसों से सोया हुआ था उसमें हलचल होने लगी है। और वैसे भी अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना और तुम्हें खुश देखना है। आखिर मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ, हालांकि हवेली के अंदर तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं, तो मैं जितना उस हवेली के शैतान और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जान पाऊंगी, मैं वो सब तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स वापस मिल जाए। अपनापन क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं इंसान होती तो शायद तुमसे थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि तुम ठहरे एक इंसान और मैं पिशाचनी, हम दोनों की बिरादरी अलग है और रास्ते भी। मुझे क्या पता था कि आका का हुक्म पूरा करते करते यहाँ मुझे तुम मिल जाओगे और मैं इस कदर तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगी। सानिया को बेवकूफ बनाना तो शायद सिद्धार्थ के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शायद सानिया सिद्धार्थ से सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। इसीलिए सानिया से सारा सच पता करना सिद्धार्थ के लिए आसान काम था। वहीं दूसरी तरफ डिनर के बाद गौरी ने शिखर को कुछ ऐसे इशारे किए कि वो हंसता हुआ गौरी के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया। वो तो पहले से ही गौरी की खूबसूरती का कायल था और ये इशारा मिलते ही वो गौरी के करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाया। गौरी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसने शिखर को अपने पास बुलाया और प्यार से उसे मनाते हुए वो उससे पूछने लगी कि क्या वो सिर्फ उन लुटेरों का राज जानता था जो गांव में आए थे। लेकिन शिखर की होशियारी के सामने गौरी की एक नहीं चल रही थी। हालांकि शिखर गौरी की खूबसूरती से अनछुआ नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे वो सारी बातें याद थी जो उसके आका ने उसे यहाँ आने से पहले कही थी। उसका यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरह से सिद्धार्थ को उस तलवार को हासिल करने के लिए मना ले, या तो उसकी हालत इतनी बदतर कर दे कि वो उसे वो तलवार खुद ब खुद हवेली से बाहर ला कर दे दे। शिखर के दिल में गौरी के लिए जो फीलिंग्स थी वो उसे दरकिनार कर सकता था, लेकिन अपने आका के दिए हुए हुक्म को बिल्कुल नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इसकी सजा क्या होने वाली थी। वैसे भी शैतानों का शैतान कितना बड़ा शैतान हो रहा होगा। सानिया धीरे धीरे करके सिद्धार्थ के सामने उन लुटेरे भूतों का राज खोलने लगी थी। अगर सिद्धार्थ को उन भूतों के बारे में सानिया से सारी बातें पता चल जाती तो उनसे निपटना सिद्धार्थ के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता और वो गांव वालों की जान बचा पाता। वैसे भी इस वक्त गांव के कई लोग उस शैतान की गिरफ्त में थे। सिद्धार्थ किसी भी हाल में उन लोगों को बचाना चाहता था। तो क्या सानिया सचमुच सिद्धार्थ को पूरी तरह से मदद करने वाली थी और उसे उन लुटेरों का असल राज बता देने वाली थी? और एक पिशाचनी होते हुए भी गांव वालों को बचाने में सिद्धार्थ की मदद करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। गांव वालों को बचाने के लिए सिद्धार्थ को किसी भी तरह से उन लुटेरों से कांटेक्ट तो करना ही था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो शायद वे खून के प्यासे भेड़िए उन गांव वालों को ही मार डालते। गांव वालों की तरफ से अभी तक सिद्धार्थ से यह कहने के लिए कोई नहीं आया था कि उन्हें सिद्धार्थ से मदद चाहिए, क्योंकि वे लोग खुद तो कभी सिद्धार्थ के काम नहीं आते थे, तो वे क्या मुंह लेकर उसके पास जाते। ऐसे में उन्हें डर था कि इस बार सिद्धार्थ उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाएगा और शायद मदद करने से भी इनकार कर दे। गांव के मुखिया की जिम्मेदारी तो पूरे गांव की देखभाल करने की थी, लेकिन वीरानगढ़ को संभाल पाना इतना आसान नहीं था। वो तो मुखिया बनकर ही पछता रहे थे, लेकिन उन्हें अपना फर्ज तो पूरा करना ही था। अगर ऐसे में उन्हें सिद्धार्थ के पैरों पर गिरकर नाक भी रगड़नी पड़ती तब भी वे ये करने को मजबूर थे। यही हुआ भी जब सिद्धार्थ उन घरों को देखने के लिए वहां आया हुआ था जहां आग लगाई गई थी और जहां से लोगों को उठाया गया था।
तो मुखिया जी अपने घुटनों के बल बैठकर सिद्धार्थ के आगे गिड़गिड़ाने लगे। सिद्धार्थ ने उन्हें उठाया और कहा कि गांव के लोगों को बचाना उसकी भी जिम्मेदारी है और वो हर हाल में गांव की खुशहाली वापस लाकर रहेगा। गांव का डेवलपमेंट करना ही उसके पिता का भी मकसद था। एक बार फिर सिद्धार्थ को अपनी जान की बाजी लगानी थी। काफी लंबे वक्त से उसे उसके पेरेंट्स की कोई खबर नहीं मिली थी और वो तो वीरानगढ़ आया ही अपने पेरेंट्स के लिए था। तो क्या सच में उसे कोई खबर मिलने वाली थी? यह भला कौन बता सकता था? सिद्धार्थ ने सानिया से अब तक उस हवेली का अतीत और वीरानगढ़ से उसकी दुश्मनी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। क्या सिद्धार्थ ने ऐसा जानबूझकर किया था? और सिद्धार्थ जानता था कि उस शैतान का इतिहास जानना इतना आसान नहीं। वे लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली थी कि उन दोनों को हजारों लोगों की जान के बदले जानबूझकर अपने प्यार से धोखा करना पड़ रहा था। प्यार करना तो आसान है, लेकिन प्यार में इतना ज्यादा दर्द सहना और प्यार के लिए प्यार को धोखा देना सचमुच रुला देने वाला था। सिद्धार्थ तो एक से ज्यादा बार सानिया के साथ हम बिस्तर हो चुका था और सानिया भी भूतनी होकर एक इंसान को अपना सब कुछ मानने लगी थी। तो क्या सानिया का प्यार सिद्धार्थ को सचमुच गौरी से अलग करने वाला था? सिद्धार्थ धीरे धीरे पूरा पिशाच और नरभक्षी बनते जा रहा था। रात में तो पूरी तरह से काली ताकतों की गिरफ्त में रहता था। सिद्धार्थ जो अब तक के उन ताकतों पर जीत हासिल करता आ रहा था, अब उनके चुंगल में बहुत हद तक फंस चुका था। तो क्या सिद्धार्थ का इरादा जिस गांव को खुशहाल करने का था और वो शैतान उसके हाथों उसी गांव को तबाह करवाना चाहते थे? इस वक्त यह बात इतना मायने नहीं रखती थी। बात यह थी कि वो लुटेरे शैतान सिद्धार्थ के सामने अपनी ख्वाहिश कब और किसके जरिए जाहिर करने वाले थे। उन लुटेरों के आने के बाद से शेखर, सानिया और लता में जिस तरह की बेचैनी थी, उससे तो लग रहा था कि वे लुटेरे शैतान इन तीनों पिशाचों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थे। रात का वक्त हो और गेस्ट हाउस में रुके हुए वे तीनों पिशाच बाहर घूमने निकले। ये तो बड़ी मुश्किल बात थी। रात का अंधेरा तो उनकी ताकत को बढ़ाने वाला होता है। तो आज रात वो लोग क्या किसी खास मकसद से बाहर निकले थे? गेस्ट हाउस में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। यहां ये तीनों गांव में बनी हुई उस हवेली के आसपास चक्कर लगा रहे थे। शायद उनकी कोशिश ये थी कि वो लोग किसी तरह से वहां अंदर दाखिल हो जाए। कमाल की बात तो ये थी, उस हवेली का शैतान इतना ज्यादा जालिम था कि इंसान तो इंसान, भूत भी उसका खौफ खाते थे। उसकी मर्जी के बिना किसी आत्मा को भी उस हवेली में आने की इजाजत नहीं थी। अगर ऐसा था तो फिर सिद्धार्थ एक आम इंसान होकर कैसे अंदर चला जाता था? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे भी अंदर आने की इजाजत उस शैतान से ही मिली थी। वो पहेलियां जो सिद्धार्थ के सामने आती थी, वे सभी उस शैतान की तरफ से ही मिली हुई होती थी। उस वक्त वे तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि सिद्धार्थ को पूरी तरह से पिशाच बनाकर हवेली से वो तलवार जल्द से जल्द हासिल करनी होगी, नहीं तो कोई और मौके का फायदा उठा लेगा। सिद्धार्थ जैसा कोई इंसान सैकड़ों सालों में पैदा हुआ था, जो कि उस हवेली के शैतान को चुनौती दे रहा था। उस पिशाचनी सानिया ने सिद्धार्थ को यह यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो उससे तहे दिल से मोहब्बत करने लगी थी। वो जानती थी कि सिद्धार्थ एक इमोशनल टाइप का शख्स है, जिसके इमोशंस से आसानी से खेला जा सकता था। बहरहाल जब वे तीनों घूम रहे थे, तभी उन्हें अचानक घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर वे लोग इधर उधर झाड़ियों में खुद को छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन खतरनाक लुटेरे पिशाचों से वे तीनों पिशाच कब तक छुप सकते थे? उन खतरनाक लुटेरों की नजर इन तीनों पर भी पड़ी। तुम लोगों की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर अपने लिए परेशानियां और भी नहीं बढ़ाना चाहते हो तो तुरंत इस गांव को छोड़कर दफा हो जाओ, वरना इतनी दुख और तकलीफ देंगे कि भूत बनने पर भी पछतावा होने लगेगा। उन लुटेरों के सरदार ने उन तीनों पिशाचों को घूर कर देखते हुए गुर्रा कर पूछा। उन लुटेरों को देखने के बाद उन तीनों पिशाचों की बोलती बंद हो गई। बिना कुछ कहे हुए लोग वहां से सरपट भागने लगे, लेकिन वो भाग पाते इससे पहले ही उन्हें उन लुटेरों ने
दोबारा घेर लिया। जब उन्हें कड़ाई से पूछा गया कि बताओ वो कौन सा शख्स है जिसकी मदद से तुम लोग वो तलवार हथियाने आए थे, तो उन लोगों को मजबूरन उन लुटेरों को हकीकत बतानी ही पड़ी। जब उन लोगों को सिद्धार्थ के बारे में पता चल गया कि वो गेस्ट हाउस में रहता है, तो वे लुटेरे रुकने वाले नहीं थे। वे अपनी फौज लेकर तुरंत गेस्ट हाउस पहुंच गए। जबकि अभी रात हो चुकी थी और अंधेरे की हुकूमत थी, तो पिशाचनी के असर की वजह से सिद्धार्थ खुद पिशाच के रूप में था और अभी गहरी नींद में था। वीरानगढ़ के लोगों की भलाई के बारे में सिद्धार्थ अभी कुछ सोच सके, उसमें अभी इतनी काबिलियत नहीं थी। सानिया का प्लान ये था कि वो सिद्धार्थ को अपनी तरह बनाकर वो तलवार हासिल कर ले और फिर सिद्धार्थ का काम तमाम कर दे। गौरी एक बहुत स्मार्ट लड़की थी और वो सिद्धार्थ पर अपनी कई जिंदगियां कुर्बान कर सकती थी। जब से सिद्धार्थ को लोगों ने पिशाच बनाना शुरू किया था, तभी से वो अपनी जान पर खेलकर उन तीनों पिशाचों की हरकतों पर नजर रख रही थी। उसे जैसे भी मौका मिलता, वो कोशिश करके सिद्धार्थ के कमरे में छुप जाया करती थी और सिद्धार्थ और सानिया के बीच हो रही बातों को सुनती। कभी वो अपने आप को शिखर वाले कमरे में छुपा लेती, जिससे उन तीनों के प्लान का पता कर पाती। उसने किसी पतिव्रता औरत की तरह सिद्धार्थ को अपना सब कुछ मान के उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सिद्धार्थ अब तक उन लुटेरों के बारे में सारी बातें सानिया से पता नहीं कर पाया था और उससे पहले ही उन लुटेरों ने गेस्ट हाउस को घेर लिया था। एक एक करके जब वे लुटेरे भूत गेस्ट हाउस के कमरों में पहुंचे, तो उन्होंने सबको खदेड़कर बाहर निकाल दिया। गौरी और मिस्टर बजाज ने वीरानगढ़ में आने के बाद बहुत से भूतों को देखा था, लेकिन इस खतरनाक काले भूतों को देखकर तो उनकी हालत खराब हो गई थी। उनका खौफनाक बड़ा शरीर, जला हुआ चेहरा, अंगारों से धधकती लाल आंखें और सिर कटे हुए, उन शैतानों को देखकर मिस्टर बजाज की तो बोलती ही बंद हो गई। डर के मारे वे कांपने लगे। उनके घोड़े भी हद से ज्यादा खतरनाक थे। उन घोड़ों के दांत भी नोकीले और बाहर निकले हुए थे। उन सब के पास से जलते हुए मुर्दों की स्मेल आ रही थी। काले कपड़े पहने हुए अगर वे शैतान भी उस हवेली के शैतान से डरते थे, तो फिर वो कितना खौफनाक होगा, इसकी तो कल्पना भी कर पाना मुश्किल था। जब गौरी ने यह सब देखा कि वो तीनों पिशाच उन लुटेरों को देखकर कैसे थर थर कांप रहे थे, तो गौरी ने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया और तुरंत ही अपने मन में एक प्लान बनाया। वो जानती थी कि इतने खतरनाक भूतों का मुकाबला कर पाना तो उसके बस का नहीं था, जिनसे वे तीनों पिशाच भी इस तरह कांप रहे थे। उसका मुकाबला भला गौरी जैसी एक लड़की और अधेड़ उम्र के मिस्टर बजाज किस तरीके से कर पाते। सिद्धार्थ तो उस वक्त खुद आधा पिशाच था, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती थी। सिद्धार्थ, तुम लोगों में से सिद्धार्थ कौन है? हमें पता चला है कि वो एक ऐसा इंसान है जो हमें हमारी मंजिल उस तलवार तक पहुंचा सकता है। कहाँ है वो? उन लुटेरों के सरदार ने गेस्ट हाउस के तमाम लोगों से पूछा। इससे पहले कि कोई भी जवाब दे पाता, गौरी ने जवाब दिया, वो तो अभी सोया हुआ है। वो जिसे जमीन पर लिटाया गया है वही सिद्धार्थ है। गौरी ने बरामदे में लिटाए गए सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए कहा। गौरी इस वक्त जो कुछ भी कह रही थी वो बहुत ज्यादा सोच समझकर और चालाकी से कर रही थी। अच्छा है वो अभी नींद में, क्योंकि वो भी रात में एक पिशाच बन जाता है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद रात में तो नहीं कर पाएगा, गौरी ने उन लुटेरों के सरदार से कहा। गौरी की बात सुनकर जहां उन लुटेरों भूतों के सरदार को गुस्सा आया, वहीं वो हैरान भी हो गया कि कोई इंसान रात में पिशाच कैसे बन जाता है। उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो पता चला था कि वो एक इंसान है जिसके पास इतनी हिम्मत और ताकत है कि उसने हवेली के उस शैतान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। मुझे वो इंसान चाहिए, इंसान, कोई पिशाच नहीं। तुम सब लोग समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? उस बड़े से शैतान ने अपनी खतरनाक तलवार हवा में लहराते हुए कहा। तो क्या होगा गेस्ट हाउस के लोगों का? क्या गौरी उन लोगों को बचाने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? बिना तलवार लिए वो लुटेरों भूतों का सरदार क्या वापस चला जाएगा? शिखर और उसकी साथी, उन दोनों पिशाचनियों का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। शिखर और उसके साथ वहां मौजूद दोनों साथियों को बंदी बना लिया गया था। उन्हें उन लुटेरे भूतों के सरदार ने कहा था कि जब तक उसे वो तलवार हासिल नहीं हो जाती, उन लोगों को
आजादी नहीं मिल पाएगी। इधर गौरी अपने दिमाग में सोची हुई चाल को आगे बढ़ाने का इरादा कर चुकी थी। उसने उन लुटेरे भूतों के मुखिया से कहा कि सिद्धार्थ उसकी एक ही कंडीशन में हेल्प कर सकता है, अगर वो सिद्धार्थ को उन पिशाचों के चुंगल से आजाद कर दे। उसे फिर से पहले जैसा इंसान जब तक नहीं बना दिया जाएगा, वो उन लुटेरों के कोई काम नहीं आ पाएगा। और एक बार फिर से इंसान बनने के बाद सिद्धार्थ आपकी बात मान जाए, इसके लिए उन्हें भी गौरी और सिद्धार्थ के लिए कुछ काम करने होंगे। गौरी की ये बात सुनकर वो लुटेरे भूतों का सरदार खतरनाक हंसी हंसने लगा। तो अब हमें इंसानों की भी शर्तें माननी होगी, मतलब हमें यह कहना है कि हाँ, हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, और अगर हम तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दें तो? उस शैतान ने गौरी का मजाक उड़ाते हुए पूछा। गौरी ने उसे समझाते हुए जवाब दिया कि तुम खुद जानते हो कि यह काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, और वो है सिद्धार्थ। अब अगर तुम हमारी शर्त नहीं मानते तो तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम चाहो तो बेशक हमें मार सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें सिद्धार्थ के दोबारा जन्म लेने का ही इंतजार करना होगा, और सैकड़ों सालों तक का इंतजार भी। तुम खुद ही समझ लो तुम्हें क्या करना है, गौरी ने उस खतरनाक शैतान से कहा। गौरी पहले से ही बहुत स्मार्ट थी, और जब से वो सिद्धार्थ के साथ रहने लगी थी तो उसे भूतों और ऐसी बुरी आत्माओं से भी डील करना अच्छे से आ गया था। परेशानी के वक्त अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो उस परेशानी का फायदा उठाकर एक तीर से कितने निशाने लगाए जा सकते थे, ये तो कोई गौरी से सीख सकता था। गौरी की ये बात सुनने के बाद तो उन तीनों पिशाचों की हैरानी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। एक छोटी सी लड़की उन इतने खतरनाक भूता लुटेरों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर रही थी। ये सचमुच बहुत अद्भुत था। अब उन लुटेरों के सरदार को गौरी की बात माननी होगी, क्योंकि अगर वो लोग सिद्धार्थ को मार भी डालते हैं तो भी नुकसान उनका ही होना था। तो गौरी ने उनके सामने शर्त रखी कि उन्हें उन तीनों पिशाचों से आजाद कराया जाए, सिद्धार्थ को वापस इंसान बना दिया जाए, सिद्धार्थ के माता पिता के बारे में साफ साफ बताया जाए कि वो जिंदा है या नहीं और कब तक मिल पाएंगे। इसके साथ ही वो शैतान वीरानगढ़ के इतिहास के बारे में भी कुछ बताए। अब जब उन्हें गौरी की शर्तें मंजूर थी तो उन्होंने गौरी की कही पहली 3 बातों को तो मान लिया, लेकिन गौरी ने वीरानगढ़ के शैतान के बारे में जो बातें पूछनी चाहिए थी उसे लेकर तो वो शैतान भी पीछे हट गया था। उसने कहा कि वो हवेली का शैतान बहुत ज्यादा जालिम है, इसलिए तो वो सिद्धार्थ की मदद ले रहा है। अगर उसने उसके बारे में कुछ भी कहा तो उसकी भूतों की टोली को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। गेस्ट हाउस के सभी लोग उस लुटेरे भूतों के सरदार की बात सुनकर समझ गए थे कि हवेली के शैतान का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। लेकिन सिद्धार्थ को तो आज एक बार फिर उसी शैतान को मात देने के लिए हवेली में जाना था। तो क्या सिद्धार्थ के सामने कोई मुसीबत आने वाली थी? ऐसा कैसे हो सकता था कि मौत के मुंह में जाने के बाद परेशानी ना आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद सिद्धार्थ को उसकी मौत ही वहां बुला रही थी, लेकिन वो तो इस वक्त इस सब से अनजान था और गहरी नींद में था, क्योंकि अब तक पिशाच बने रहने की वजह से रात में वो उन पिशाचों के इशारे पर ही चल रहा था। गौरी की शर्त को पूरा करते हुए लुटेरों के सरदार ने उन तीनों पिशाचों को हुक्म दिया कि वे लोग सिद्धार्थ को तुरंत इंसान बना दे, उसके शरीर से अपनी बुरी शक्तियों को वापस खींच ले। उस सरदार के हुक्म को सुनते ही बिना देर किए पिशाचनी सानिया ने सिद्धार्थ के शरीर से अपना जादू खींचना शुरू किया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ना ही सिद्धार्थ के लिए और ना ही इस पिशाचनी के लिए। सानिया, जो कि इंसानी वेश में थी और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अपना काला जादू जैसे ही उसने सिद्धार्थ के शरीर से वापस खींचना शुरू किया, उसके शरीर पर फफोले होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर का खून पानी की तरह खौलने के बाद बुलबुले बना रहा था। और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि आवाज भी ऐसी आ रही थी जैसे उसके शरीर में कुछ उबलने लगा हो। वो किसी ऐसी मछली की तरह तड़प रही थी जिसे गर्मी के दिनों में पानी से निकालकर कंक्रीट वाली सड़क पर फेंक दिया गया हो। उसकी सिसकियां और चीख के अलावा वहां कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। वहां उस खुली जगह में भी उसकी कान फाड़ देने वाली चीखें इतनी जोर से सुनाई दे रही थी मानो कि पहाड़ से टकराकर आवाज वापस आ रही हो। उसकी चीख सुनकर किसी भी आम इंसान का हार्ट फेल हो सकता था।
हुआ भी कुछ ऐसा ही था। मिस्टर बजाज तो चक्कर खाकर वहीं गिर गए। लेकिन उस पिशाचनी सानिया की तकलीफें यहीं खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी चमड़ी जले हुए डीजल की तरह पिघलकर जमीन पर गिरने लगी और फिर सामने आया उसका एक बेहद ही खतरनाक दिल दहला देने वाला चेहरा, जिसे देखकर गौरी भी डर के मारे कांपने लगी। अब इसके बाद बारी सिद्धार्थ की थी। घबराहट के मारे तड़प तो वो रहा ही था, लेकिन उसकी तड़प सानिया से अलग थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था और उसके चेहरे पर फिर से वही रौनक वापस आ रही थी। वो अब फिर से एक इंसान बन गया था। शायद ऐसा इसलिए था कि बुरी शक्तियां उसके शरीर से निकल रही थी, जो उसके लिए अच्छी बात थी, और सानिया जो कि एक पिशाचनी थी, उसके शरीर में और भी कई ज्यादा बुराइयां वापस जाते जा रही थी। इंसान बनते ही सिद्धार्थ नींद से जागा और उसने जब अपने आसपास इतने खतरनाक भूतों को खड़ा देखा तो एक पल के लिए उसका भी दिल दहल गया। लेकिन फिर तुरंत उसे गौरी की चिंता हुई। फिजिकली तो इतने दिनों से उस पिशाचनी की करतूतों से आजाद होने के बाद सिद्धार्थ बहुत लाइट एंड फ्रेश फील कर रहा था। अपनी नजरें घुमाकर देखने के बाद उसे अपनी दाहिनी तरफ गौरी भी दिखाई दी। मिस्टर बजाज जो बेहोश हो गए थे, दयाल ने उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया और वो वापस होश में आ गए थे। गौरी को सही सलामत देखकर सिद्धार्थ के अंदर की हिम्मत आ गई। लेकिन ये क्या, वे तीनों एक साथ तो खुद ही सिद्धार्थ की आंखों के सामने बंधे हुए थे और घबराए हुए दिख रहे थे। कहीं इसका कारण वे आजू बाजू खड़े लुटेरे भूत तो नहीं थे। हाँ, सिद्धार्थ को यह बात तो समझ आ गई थी, लेकिन जब उसने सानिया की हालत देखी तो उसे उस पिशाचनी का असली चेहरा दिखाई दिया। वो सचमुच बहुत डरावना था। इससे पहले वहां जो कुछ हो रहा था, सिद्धार्थ उसे लेकर कुछ बोल पाता, गौरी उसके बगल में जाकर खड़ी हुई और उसने धीरे से सिद्धार्थ को कहा, तुम इन लुटेरों के सरदार के कहने पर जब हवेली के अंदर जाओ तो मुझे भी साथ लेकर चलना। फिर सिद्धार्थ से ये कहने के बाद गौरी ने उस लुटेरे सरदार से कहा कि सिद्धार्थ आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आप समझ जाइए कि आपका काम हो गया। बाकी इन तीनों पिशाचों का क्या करना है, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। गौरी की इस बात को सुनकर वो लुटेरे का सरदार खुशी के मारे जोर जोर से खतरनाक तरह से हंसने लगा और फिर उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, तुम्हें हमारे लिए गांव की उस हवेली से वो बेशकीमती तलवार लेकर आनी होगी। सैकड़ों सालों से हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो हमारे लिए उस हवेली से वो तलवार ला कर दे। तुमसे पहले न जाने कितने आदमियों ने उसे हासिल करने के लिए अपनी जान गंवाई होगी। उनमें से तो कई हमारी तरह ही भूत भी बन गए, लेकिन तुमसे हमें उम्मीद है और तुम्हें वो तलवार किसी भी कीमत पर लाकर देनी होगी। इसके बाद उस लुटेरे सरदार ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए आगे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो लोग वीरानगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वहां इंसानों का नामो निशान खत्म कर देंगे और वहां सिर्फ भूत ही भूत नजर आएंगे। सिद्धार्थ उन लोगों की बात समझ चुका था। उसने उस लुटेरे सरदार के सामने शर्त रखी कि उसे गौरी के साथ उस हवेली में जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो गौरी के बिना उस तलवार को शायद हासिल न कर पाए। जब सिद्धार्थ ने उनसे ये कहा तो लुटेरे के सरदार का सिद्धार्थ की इस बात को ना मानने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उसे तो अपनी उस बेशकीमती तलवार से मतलब था। दरअसल वो एक ऐसी तलवार थी जिसकी वजह से इंसान तो इंसान, दूसरी जगह के भूत प्रेत पिशाच और तमाम भटकती हुई आत्माएं उस हवेली के शैतान का खौफ खाती थी। सिद्धार्थ मिस्टर बजाज और बाकी लोगों को वहीं गेस्ट हाउस में छोड़कर उन लुटेरे भूतों के एक घोड़े पर गौरी के साथ सवार हो गया। फिर से रात के अंधेरे को चीरते हुए घोड़े के कदमों की टाप सुनाई देने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल और रात का अंधेरा। उन तीनों पिशाचों को बख्श दिया गया था, लेकिन वे लोग अभी भी गिरफ्त में थे। उनसे उन लुटेरों के सरदार ने यह भी बात साफ कह दी थी कि उन्हें कभी भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि सिद्धार्थ की जिंदगी में उन लोगों ने दखल दिया। तो क्या सिद्धार्थ की जिंदगी में आगे इन तीनों पिशाचों की दखलंदाजी नहीं होने वाली थी? क्या सिद्धार्थ उस तलवार को हासिल कर पाएगा? क्या हवेली का शैतान उस तलवार को इतनी आसानी से छिन जाने देगा? उस तलवार की खासियत आखिर थी क्या? क्या उस तलवार को लुटेरे भूतों के हाथों में देने के बाद वो लोग वीरानगढ़ के लोगों को माफ कर देने वाले थे? जानने के लिए
सुनते रहिए। सानिया और उसके दोनों साथी पिशाच इन सब चीजों को होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके सिद्धार्थ को अपने वश में रखने की इतने दिन की कोशिश बेकार हो गई थी। सिद्धार्थ को तो गांव की खुशहाली और अपने पेरेंट्स को ढूंढने से मतलब था। वो तो लोगों के लिए ही जीना चाहता था। इसलिए एक बार फिर अपनी जान को जोखिम में डालना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार मुकाबला सीधे हवेली के सबसे बड़े शैतान की ताकत से होने वाला था। जैसा कि उन लुटेरे भूतों के सरदार ने उन लोगों को बताया था कि वो तलवार बेशकीमती है, तो इसका मतलब कि उस तलवार में अपने आप में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां होंगी जिससे हवेली के शैतान को ताकत मिलती होगी। अगर ये बात सही थी तो क्या वो शैतान अपनी उस अनोखी ताकत को यूं ही सिद्धार्थ के हाथों में सौंप देता? क्या वो कोई छोटा बच्चा था जो बहला फुसला कर आ सकता था? उस शैतान को तो अभी तक न किसी ने देखा था और न ही उसका जिक्र करने की किसी में हिम्मत थी। इतने खतरनाक लुटेरे भूत भी जिसका खौफ खा रहे हो, भला सिद्धार्थ जैसे मामूली इंसान की उसके आगे क्या बिसात। जहां सिद्धार्थ ने उन लुटेरों के कहने पर तलवार हासिल करने का मन बना लिया था, वहीं शैतान ने भी सिद्धार्थ को फंसाने के लिए अपना जाल बिछा दिया था। इस वक्त रात के तकरीबन 2 या सवा 2 बजे का वक्त रहा होगा। घोड़ों की आवाज हवेली के पास जाते ही थम गई। बाहर की तरफ से अंधेरे की चादर ओढ़ी हुई वो मनहूस हवेली आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। सिद्धार्थ हवेली के खुले हुए कमरों में से हर एक कमरे की दीवार को, वहां लगी अलमारियों को और हर एक कोने को तलाशने लगा। गौरी भी हर कदम पर उसके साथ ही आगे बढ़ने लगी। वह हवेली अभी तक बिल्कुल खामोश थी। सन्नाटा और मनहूसियत पहले की तरह वहां बनी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी शैतानी हरकतें अब तक होती नजर नहीं आई थी। सिद्धार्थ को उसी लाल साड़ी पहनी हुई औरत की तस्वीर जिस कमरे में रखी थी, वहीं सामने की दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में एक राजा की तरह दिखाई देने वाला अधेड़ उम्र का शख्स सिर्फ साफा बांधे हुए दिखाई दे रहा था। काले कपड़े पहने हुए और रंग बिरंगा साफा लपेटे हुए वो बड़ी बड़ी आंखों और लंबी मूंछों वाला शख्स तस्वीर में भी बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसके हाथों में एक खतरनाक चमकती हुई तलवार थी। तो क्या उन लुटेरों ने जिस तलवार का जिक्र किया था, वो तलवार बस एक तस्वीर भर थी? क्योंकि आधे घंटे से 2-3 कमरों में तलाश करने के बावजूद भी उन दोनों को और कोई तलवार तो दिखाई नहीं दी थी। लेकिन एक तस्वीर से भला तलवार को कैसे निकाला जा सकता था? और अगर उस तस्वीर के पीछे कोई रास्ता हो तो फिर वहां तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। जब सिद्धार्थ उस तस्वीर वाली तलवार को नजरें गड़ाकर देखने लगा तो अचानक से वो तलवार बहुत ज्यादा चमकने लगी। लेकिन उस तस्वीर को तो सिद्धार्थ ने पहले भी देखा था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा था? क्या इसका मतलब ये था कि उस तस्वीर वाली तलवार में कुछ ऐसी बात थी जिससे वो सिद्धार्थ के इंटेंशन को समझ गई थी? अगर ऐसा था तो वो सचमुच एक अद्भुत तलवार कही जा सकती थी। थोड़ी देर बाद अचानक उस तस्वीर से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। तो क्या वो उस तलवार वाला ही शख्स था जिसकी तलवार लेने का इरादा सिद्धार्थ अपने मन में लिए हुए था? सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो तस्वीर ऐसे लगने लगी जैसे कोई शख्स किसी दरवाजे की चौखट पर अपने हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हो। हालांकि वो तस्वीर बड़ी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि कोई इंसान उसमें इस तरह से खड़ा हो जाए। तो क्या उस तस्वीर में उस इंसान की आत्मा कैद थी? इससे पहले कि सिद्धार्थ आगे अपना एक भी कदम बढ़ा पाता, ऐसा लगने लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। सिद्धार्थ के साथ मौजूद गौरी भी ये सारी चीजें देख रही थी, लेकिन जैसे ही जमीन कांपने लगी उसने डर कर सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया। गौरी, डरो नहीं, तुम्हें याद है ना, हमें इन बुरी ताकतों से डरना नहीं है और फिर ये हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तुम हिम्मत रखो, मेरा हाथ मत छोड़ना, ये सब कुछ बस कुछ ही देर के लिए हो रहा है, सिद्धार्थ ने गौरी को तसल्ली देते हुए कहा। सिद्धार्थ हवेली के उस शैतान को बहुत कमजोर समझ रहा था। क्या
वही इस तस्वीर में दिखाई दे रहा था। शायद ये ही उस हवेली का असली शैतान तो नहीं था। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि डरना उसे भी चाहिए। अब तक उन लोगों का सामना हवेली के भूतों से हुआ है, लेकिन इस बार हवेली से वो जिस चीज को बाहर ले जाना चाह रहे थे वो थी हवेली के शैतान की तलवार। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आगे गौरी ने सिद्धार्थ को कहा कि अच्छा होगा अगर वो लोग जल्दबाजी में कुछ भी न करें और थोड़ी देर के लिए उस कमरे से बाहर निकलकर सोच ले। सिद्धार्थ गौरी की बात से सहमत हुआ। वे लोग उस कमरे से बाहर निकले तो दूसरे कमरे में ऐसी कोई हलचल नहीं थी। इसका मतलब साफ था, तलवार उसी तस्वीर के अंदर थी। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन सच यही था। आगे उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा खासा वक्त था तो उन्हें इस मैटर से डील करने के लिए लाइब्रेरी की हेल्प लेनी चाहिए। वैसे भी बाहर खड़े वो लुटेरे भूत उस हवेली के अंदर तो कदम नहीं रख सकते थे। हवेली के अंदर के भूतों का सामना करने की सिद्धार्थ को आदत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पहले लाइब्रेरी में जाएंगे। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो तलवार इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में किसी भी बुक में कोई जिक्र ना मिले। लाइब्रेरी में पहले भी बहुत सारी किताबें दिखाई दी थी और वो किताबें अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग शेल्फ में जमा कर रखी गई थी। उस तलवार का जिक्र किस शेल्फ की बुक में मिलेगा ये जान पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शायद जिस तरह से सिद्धार्थ और गौरी अब तक काम करते आए थे, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड तो उनकी डिक्शनरी से कहीं गायब हो चुका था। वो हर एक रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बाहर अभी भी वे लुटेरे सिद्धार्थ के उस तलवार को बाहर लेकर आने का इंतजार कर रहे थे और सिद्धार्थ और गौरी लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए। लाइब्रेरी पहले ही की तरह दिखाई दे रही थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। वहां पर पहले ही की तरह घुटन थी, लेकिन इतनी हवा तो थी कि सांस लेकर वहां बैठा जा सकता था। उन्होंने एक एक करके उन किताबों को खंगालना शुरू किया जिसमें किसी अद्भुत शक्ति, जादू या भूत प्रेतों के बारे में जिक्र मिल जाए। एक एक करके वो किताबों के फ्रंट पेज और कवर को देखते रहे और अगर उन्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट आता तो इंडेक्स को पलट कर देख लेते, लेकिन अभी तक उन्हें हवेली या उससे जुड़ी किसी तलवार का कोई भी जिक्र नहीं मिला था। तो क्या सचमुच वहां पर ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं थी? वो पूरी हवेली हॉन्टेड थी। वहां कुछ भी नॉर्मल तो नहीं होता था, तो फिर इन्हें वो किताब इतनी आसानी से कैसे मिल जाती? हाँ, सच में वो बुक वहां पर थी, लेकिन इतनी आसानी से दिखाई नहीं देने वाली थी। जहां सिद्धार्थ और गौरी इस वक्त खड़े हुए थे, ठीक उनके बीचों बीच के सेल्फ के पास लगा हुआ सीलिंग फैन धड़ाम से नीचे गिर गया। वे दोनों खुशकिस्मत थे कि वो फैन उनके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही वो फैन नीचे गिरा वो जमीन पर ही घूमने लगा। ये क्या गौरी, इस फैन को तो देखो, इसमें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी नहीं है। लगता है शैतानी ताकतें अपना खेल खेलने लगी है। तुम मुझसे अलग मत खड़े रहो, तुम मेरे साथ रहो। इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ मेरे पास, सिद्धार्थ ने कहा। जैसे ही गौरी सिद्धार्थ के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, उस पंखे में अचानक आग लग गई और उसकी पंखुड़ियां टूटकर गौरी और सिद्धार्थ की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ी। वो दोनों बिल्कुल अलर्ट थे और वो खुद को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन क्या ये सब यहीं पर खत्म होने वाला था? नहीं, लगता तो ऐसा है कि आज कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि बात शैतान की ताकतवर तलवार की थी। गौरी जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंची, सिद्धार्थ ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। सिद्धार्थ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो गौरी को अपने प्रोटेक्शन में रखना चाहता था। वो गौरी की जान से जोखिम नहीं ले सकता था। गौरी, उस तरफ देखो, उसके अंत में ज्यादातर किताबों का रंग काला ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वो किताब उसी तरफ होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ और गौरी उस सेल्फ की तरफ आगे बढ़े, उनके देखते ही देखते वो सेल्फ कहीं गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? इस लाइब्रेरी में तो हम पहले भी आए, लेकिन अब तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके देखते ही देखते उस लाइब्रेरी की कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। ठीक सिद्धार्थ और गौरी के सामने आकर दो लकड़ी की कुर्सियां इतनी जोर से आपस में टकराई कि वो टूटकर बिखर गई।
ऐसे ही कुछ और कुर्सियां जाकर छत से टकराई और किताबों ने सिद्धार्थ और गौरी पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। सिद्धार्थ और गौरी एक बड़े से टेबल के नीचे छुपकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लोग ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते थे। उन्हें तो जल्दी से जल्दी ऐसी किसी किताब को ढूंढना था जिसमें उन्हें उस तलवार के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के उस तलवार की तरफ अपने कदम बढ़ाना मौत को दावत देना ही था। तो क्या सिद्धार्थ और गौरी को वो किताब मिल जाएगी? क्या सचमुच उस लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब मौजूद थी? क्या अभी अभी हुई घटना के बाद लाइब्रेरी में सब कुछ ठीक हो जाने वाला था? क्या कोई और भी बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को लाइब्रेरी में उस जैसी कोई बुक नहीं दिख रही थी जिसका उस तलवार से कोई लेना देना हो। इसके साथ ही वहां पर शैतानी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। अगर वे दोनों इस तरह से उसी लाइब्रेरी में उलझे रहते तो शायद तलवार को तलाश कर पाने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी की उलझन से बाहर निकलेगा और हवेली के उन सभी कमरों को ठीक तरह से चेक करेगा जो पहले से ही खुले हुए थे। खास तौर पर सिद्धार्थ का फोकस उस तस्वीर पर बना हुआ था, क्योंकि उस तस्वीर की तलवार को देखते ही उस कमरे में हलचल भी होने लगी थी। तभी न जाने कहां से दोबारा वो काली किताबों वाला शेल्फ वहां पर एक बार फिर से दिखाई देने लगा। जैसे ही गौरी और सिद्धार्थ शेल्फ के पास पहुंचे, न जाने कहां से उसके ऊपर कुछ खतर पटर की आवाज आई। वे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां तो आसपास कोई भी बिल्ली नहीं थी। आवाज आने के अगले ही पल एक खतरनाक चमकीली आंखों वाली काली बिल्ली उसी शेल्फ से नीचे कूदी और कूदते ही धुएं में तब्दील होकर न जाने कहां गायब हो गई। इस घटना को सिद्धार्थ और गौरी दोनों ने ही ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन ये क्या, उस बिल्ली के शेल्फ से नीचे कूदने के बाद उसके साथ एक पेपर भी हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा था। वो कागज था तो सफेद रंग का, लेकिन थोड़ा जला हुआ था। उस पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो कैसा पेपर था? वे दोनों दौड़कर उस पेपर को उठाने के लिए गए। जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें लिखी हुई थी एक पहेली, और वो पहेली थी, लुटेरों के साथ बने हो लुटेरे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तस्वीर को हाथ लगाएगा तो पछताएगा। यूं तो वहां तक तू आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन जो होगा वो बाद में समझ आएगा। इस पहेली में बाकी सभी पहेलियों की तरह सिद्धार्थ को कोई क्लू नहीं दिया गया था, बल्कि यह सीधे सीधे एक धमकी थी। लेकिन ऐसी कोरी धमकियों का सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी डरने से कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन क्या सिद्धार्थ का उस शैतान की धमकी को हल्के में लेने का डिसीजन सही था? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अब जब वो पहेली भी सामने आ गई थी और ढूंढने से कोई बुक भी नहीं मिल रही थी, तो लाइब्रेरी में वक्त बर्बाद करना बेवकूफी थी। दोनों ने और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फिर से फटाफट दूसरे कमरों में झांक कर देखना शुरू किया और जाकर उस तस्वीर के सामने फिर से खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर जो तलवार उस तस्वीर में दिखाई दे रही है यही वो तलवार है जो उन लुटेरों को चाहिए, तो तस्वीर में तलवार अपने आप तो बाहर निकल कर आएगी नहीं, और उसे खोजने का कोई तरीका समझ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए उसे सबसे पहले तो उस तस्वीर को छू कर देखना होगा, शायद इसी से कुछ बात बन जाए। जब सिद्धार्थ उस तस्वीर की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो उस कमरे में बहुत जोर से बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सचमुच कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। गौरी ने भागकर सिद्धार्थ को पकड़ लिया। अरे गौरी, छोड़ो मुझे, डरो नहीं, मुझे आगे बढ़ने दो। ये सब कुछ शैतान की चाल है। वो हमें डराना चाहता है, और वैसे भी हम लोग हवेली के अंदर हैं। अगर बिजली गिरी या बारिश भी होगी तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। वो कुछ नहीं, मैं थोड़ा डर गई थी, गौरी ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा। तो क्या वो बादल गरजने की आवाज बेवजह थी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसके बाद जो होने वाला था वो बेहद खतरनाक था। एक बार दोबारा से वैसे ही बिजली कड़कने के साथ बादल के गरजने की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी और अगले ही पल न जाने कहां से मानो जैसे बादल फट गया हो, अचानक ढेर सारा पानी हवेली के उस कमरे में भर गया। शुक्र था उन दोनों को तैरना अच्छी तरह से आता था, लेकिन उस कमरे में जितना पानी था उसका लेवल 20 फीट से भी कहीं ज्यादा था। वह एक ऊंची और बड़ी हवेली थी। इतने गहरे पानी में वे दोनों कितनी देर तक तैर सकते थे, लेकिन परेशानी सिर्फ यही नहीं खत्म हुई। उस पानी के अंदर से न जाने कहां से बहुत छोटे छोटे कांटों से भरी हुई 2 बेल आई और वे सिद्धार्थ और गौरी दोनों के एक एक पैर से लिपट गई। दर्द के मारे दोनों का बुरा हाल हो रहा था और खुद उस बेल से छुड़ाने के लिए वो दोनों छटपटाने लगे थे। जहां हवेली के बाहर का माहौल अभी तक जैसे का वैसा बना हुआ था, इन दोनों पर यहां एक के बाद एक आफत की बारिश होते जा रही थी। गौरी के लिए वो दर्द और ज्यादा बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और इसके साथ ही पिछले लगभग 10 मिनट से तैरने की वजह से वो थक कर चूर हो चुकी थी, जबकि उनका एक पैर कटीली बेल से जकड़ा हुआ था तो तैरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हुआ भी ऐसा ही क्योंकि गौरी कमजोर पड़ गई थी। गौरी को उस बेल ने नीचे खींच लिया। पैरों में उस बेल के कांटे की चुभन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कमजोर होकर उसने हार मान ली। डूबने से पहले उसने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, तो क्या गौरी सचमुच मर रही थी? उसने यहां तक कि अपने हाथ पैर चलाना भी बंद कर दिए थे। पानी में अंदर डूबते ही गौरी का दम घुटने लगा, उसके पेट में पानी भरने लगा। सिद्धार्थ, जो कि अंडर वाटर स्विमिंग में एक्सपर्ट था, वो गौरी को इस तरह से डूबने कैसे देता? दर्द सहने की सिद्धार्थ की कैपेसिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगर उसने अगले 1 मिनट में कुछ नहीं किया तो गौरी नहीं बचने वाली थी और सिद्धार्थ ने एक पल भी जाया नहीं किया। जैसे तैसे दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने खुद को पानी से ऊपर बनाए रखने की कोशिश की और पलटी मारते हुए अपने बैग में रखे खंजर को बाहर निकाला। उसने पानी के अंदर एक डुबकी लगाई और गौरी के बाल पकड़कर उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन गौरी को जैसे ही सिद्धार्थ का सहारा मिला उसने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया। अगले ही पल सिद्धार्थ ने खुद को छुड़ाया, क्योंकि ऐसे तो वो खुद भी डूब जाता, और उसने गौरी को खुद से दूर करके सिर्फ उसके बाल पकड़कर ऊपर लाया। पानी में दूसरी डुबकी लगाते हुए उसने गौरी के पैरों से उस बेल को काटा। वो खुद अभी भी उसी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पैरों में जकड़ी हुई उस बेल को बाद में काटा। दोनों का खून भी काफी बह चुका था, लेकिन अब वे लोग उस कटीली बेल से आजाद थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने खुद को और गौरी को उस बेल से आजाद करवाया, कमरे का वाटर लेवल अचानक से कम होने लगा। ये राहत की बात थी और थोड़ी ही देर बाद वहां का पानी लगभग गायब हो गया था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। थोड़ी ही देर में दिन निकलने को था। कुछ देर के लिए तो हाँफते हुए वे लोग वहीं गीली जमीन पर लेट गए, लेकिन उन्हें अपने काम को आगे भी बढ़ाना था। लगभग 5 मिनट ठीक से सांस लेने और सुस्ताने के बाद वे दोनों दोबारा खड़े हुए। लगता तो ऐसा ही था, उस शैतान की तलवार उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी, या शायद मिलने ही नहीं वाली थी। सिद्धार्थ उस तस्वीर के नीचे रखे टेबल पर चढ़ गया। टेबल पर खड़े होने के बाद वो लगभग अब उस तस्वीर के सामने पहुंच चुका था। वो तस्वीर काफी बड़ी थी। अगर वो तलवार तस्वीर से बाहर नहीं आ पाती, तब भी जिस हाइट पर सिद्धार्थ खड़ा हुआ था, वहां से उस तलवार के हैंडल को नहीं पकड़ा जा सकता था। वो उस टेबल से नीचे उतर गया और उसने गौरी की मदद से पास में ही रखे एक और छोटे टेबल को उस बड़े टेबल के ऊपर जमाया। तो तुम इस टेबल को नीचे से ठीक तरह से पकड़ कर रखना, मैं कोशिश करता हूं ऊपर चढ़कर उस तलवार के हैंडल तक पहुंचने की, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ और गौरी इस बात से अनजान थे कि वो शैतान अपना जाल बिछा चुका था। शैतान की तलवार जो वे दोनों हासिल करना चाहते थे, उसे वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं सौंप देने वाला था। उसे तो बदले में उनकी जान चाहिए थी। हाँ, आपने सही सुना, वो शैतान उन लोगों की जान लेना चाहता था, क्योंकि वो तलवार उसके लिए भी बहुत खास थी।
उस तलवार में ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिसके दम पर दूसरे कोई भी शैतान, भूत, प्रेत, पिशाच और कोई भी ताकत हवेली के उस शैतान के सामने नहीं ठहर पाती थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस तस्वीर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे करंट का ऐसा जोर का झटका लगा कि वो टेबल समेत नीचे गिर गया। गौरी भी टेबल को नहीं संभाल पाई और खुद भी गिर गई। कुछ देर तो सिद्धार्थ कमर और सिर में अंदरूनी चोट और कलाई में आई मोच की वजह से वहीं जमीन पर लेटा रहा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब उन दोनों ने जब ऊपर उस तस्वीर की तरफ देखा तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उस तस्वीर में बहुत तेज आग की लपटें दिखाई दे रही है। तो क्या उस तस्वीर में सचमुच आग लग गई थी? नहीं, ये तो सिर्फ उस शैतान का पैदा किया एक वहम भर था। किसी एक उपाय से उस शैतान को काबू कर पाना तो आसान नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे उस तस्वीर से वो तलवार खुद ब खुद बाहर निकल आए और वो शैतान कुछ देर के लिए शांत हो जाए? जब सिद्धार्थ और गौरी इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वो तलवार तस्वीर से उभरकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी। उस गुस्सैल आदमी की वो तस्वीर बिल्कुल किसी आम तस्वीर के जैसी थी, लेकिन अभी वो 3D इमेज में तब्दील होते जा रही थी। तो क्या यही तलवार थी जिसकी सिद्धार्थ को तलाश थी? क्या यह शैतान का पैदा किया हुआ भ्रम था? क्या सिद्धार्थ आसानी से वो तलवार ले जाकर उन लुटेरे भूतों के हाथों में दे देने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।